की, वही बीना में बसों की तस्वीरें डालते हुए क्योंकि बसों में लोग हैं ही नहीं, खाली बसों की अच्छी भीड़ नजर आई। ये बसें जो हैं भीड़ नहीं है, इसलिए खाली बसों की अच्छी भीड़ नजर आई। ये बात लिखते हुए ट्वीट किया है पूर्व सीएम मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह। और यह पहली बार नहीं है दोस्तों मोदी की रैली में भीड़ ना पहुंची हो। आपको याद है ना पंजाब चुनाव, उससे पहले अचानक मोदी जी लौट गए थे, और लौटने वाली घटना तो आपको बिल्कुल ही याद होगी, जिसमें उन्होंने एयरपोर्ट पे कहा था कि अपने सीएम से कहना कि मैं जान बचाकर जा रहा हूं। याद है ना, अपनी जान को खतरा बताकर वो लौट आए थे। लेकिन हकीकत ये थी कि उनकी रैली से पहले खाली कुर्सियों ने बीजेपी को डरा दिया था। उस समय किसानों का आंदोलन भी चल रहा था। अभी इसी तरह अमित शाह का पिछले मंगलवार को छत्तीसगढ़ का दौरा स्थगित हो गया, और इसकी भी कोई जो वजह है वो भीड़ का ना होना माना जा रहा है, बताया जा रहा है। हालांकि गृह मंत्री का दौरा स्थगित होने पर कांग्रेस की छत्तीसगढ़ इकाई ने तंज कसते हुए लिखा था कि बड़ी खबर, जरा उस ट्वीट को ले आइए सामने, कांग्रेस के ट्वीट को। ये बड़ी खबर, भाजपा की कथित परिवर्तन यात्रा फ्लॉप, दंतेवाड़ा, जी हां, दंतेवाड़ा में नहीं पहुंची जनता, अमित शाह का दौरा रद्द। ये आप देख रहे हैं ये विजुअल, ये जो ट्वीट है ये आईएनसी छत्तीसगढ़ की तरफ से है, और ये वहां भी नहीं पहुंची थी जनता, इसलिए ये दौरा रद्द हो गया था। अब बीजेपी इन रैलियों के रद्द होने के चाहे जो भी कारण बताती रहे दोस्तों, अचानक आखिरी वक्त पर बड़े नेताओं के कार्यक्रम बदलने से इतना तो समझ में आता है कि दाल में कुछ काला है, और मध्य प्रदेश हो या बाकी चुनावी राज्य, बीजेपी की दाल गलती हुई नहीं दिख रही है। ये एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, जो मध्य प्रदेश के राजगढ़ की, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं राजगढ़ जिले के में जन आशीर्वाद यात्रा की है। यहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भाषण दे रहे हैं। ये आप देखिए मंच पे भाषण दे रहे हैं, और सारी कुर्सियां, सामने की जो कुर्सियां हैं ये खाली पड़ी हुई हैं। ये विजुअल आप देख रहे हैं। इतना ही नहीं, एक तस्वीर और भी दिखाता हूं। ये तस्वीर तो आप देख रहे हैं, एक तस्वीर ये देखिए, ये जो विजुअल है ये राजस्थान के सीकर की है। इस सीकर के विजुअल को देखिए, यहां भी बीजेपी झंडा लगा हुआ है, बीजेपी का कार्यक्रम, लोग नहीं है, नदारद। तो दोस्तों देश का अगर पीएम या कोई बड़ा मंत्री किसी जगह पहुंचता था तो अपने आप लोग उमड़ जाते थे, लेकिन मोदी चुनावी राज्यों में इतना ज्यादा पहुंचने लगे हैं, शायद इतना ज्यादा चुनावी रैलियां करने लगे हैं कि जनता अब ऊब गई है। आखिर कब तक लोग एक जैसी शैली में एक जैसे भाषण सुने, क्योंकि मोदी के भाषणों में केवल अपनी वाहवाही होती है और कांग्रेस की बुराई होती है। आप याद कीजिए कि अभी मध्य प्रदेश में भी उन्होंने केवल और केवल इंडिया की बुराई की, कांग्रेस को कोसा, जबकि मोदी के पास मौका था कि अपनी भूल सुधार कर देते, वो उस भूल को सुधार कर देते जो जम्मू कश्मीर में शहीद हुए अधिकारियों के बावजूद अपना स्वागत करवा करके मोदी जी वीना पहुंच गए थे, मध्य प्रदेश पहुंच गए थे। कौन से देश का प्रधानमंत्री आखिर इतना आत्ममुग्ध होगा जिसे केवल अपनी परवाह हो, अपने लिए नारे लगवाने की चिंता हो, और बाकी देश में क्या हो रहा है इससे वो बिल्कुल बेपरवाह रहें। जम्मू कश्मीर के शहीदों के परिजनों की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन्हें देखकर किसी पत्थर दिल का दिल भी पिघल जाएगा दोस्तों। मगर मोदी न जाने किस मिट्टी के बने हैं कि उन्हें अफसोस और सांत्वना के दो शब्द कहने की जगह अपने ऊपर फूल बरसवाने से ज्यादा मजा आया। G20 का जश्न मनाकर मोदी भारत को अब विश्व मित्र कह रहे हैं। भारत तो हमेशा से विश्व मित्र रहा है, आप सब जानते हैं, तभी तो यहां सदियों से लोग मिलजुल कर साथ में रहते आए हैं। जो भी बाहर से आया, इस देश के लोगों के प्यार से, या कहें कि इस देश के लोगों ने उसे अपने प्यार से अपना लिया। लेकिन मोदी क्या कर रहे हैं ये मणिपुर देखकर पता चल जाता है, जहां आज मैतेई और कुकी एक साथ रहना नहीं चाहते। मोदी क्या कर रहे हैं ये हिंदुस्तान के आज के हालात देखकर समझा जा सकता है, जहां कपड़ों से पहचान कर लोग एक दूसरे को संदेह की नजर से देख रहे हैं। मोदी सरकार में देश में विभाजन की रेखाएं इतनी गहरी हो गई हैं कि क्या कहा जाए। लेकिन मोदी इंडिया अलायंस पर देश को बांटने का आरोप लगा रहे हैं। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, इंडिया अलायंस। मोदी ने अब इंडिया के लिए यही नाम दिया है। तो मोदी चुनावी साल में भी केवल बुराई कार्यक्रम में लगे हुए हैं, लेकिन बीजेपी की रैली से जो खाली कुर्सियां हैं वो बता रही हैं कि बीजेपी की बातों को अब जनता पसंद नहीं कर रही है। तो
तो क्या ये बीजेपी के बुरे दिनों की शुरुआत है? सवाल तो उठता है कि क्या ये बीजेपी के बुरे दिनों की शुरुआत है? क्या बीजेपी के बुरे दिन शुरू हो गए हैं? आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका पहले परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। इस वक्त देखिए हमारे साथ एक कुर्सी खाली है और 4 हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ स्वामी जी हैं, हमारे साथ संजय सिंह साहब हैं। कुर्सियों की बात हो रही थी, इस कार्यक्रम में एक खाली है। आप भी कहेंगे कि देखिए राजीव जी बात कर रहे हैं और कुर्सी खाली है। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी हमारे साथ हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। हालांकि ये कुर्सी सुनील शुक्ला जी की है, अभी वो आ रहे हैं। और दोस्तों, आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं, आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और सीधा आना चाहता हूं प्रोफेसर आपके पास। कुर्सियां खाली, इसी की चर्चा हम कर रहे हैं। क्या ये पूरे दिनों की शुरुआत है? मोदी जी अच्छे दिन लाएंगे, लाने का वादा करके आए थे 2014 से पहले। क्या शानदार नारे लगते थे, जिसको देखिए, जिधर देखिए बच्चे बच्चे एक ही। अच्छे दिन तो उधर से हल्ला सब करते थे, आने वाले हैं, ऐसे ही था। ये जो टोन है, जो सुर और ताल जो कहते हैं ना, हालांकि मैं उतना समझता नहीं हूं फिर भी, लेकिन ये अच्छे दिन यहां तक जो चलता था, ये पीछे रिदम के साथ लोग कहते आने वाले हैं। जरा यहीं से समझ रहा हूं कि क्या अब बुरे दिन आ गए हैं? स्वामी जी। नहीं राजीव जी, देखिए पूरी तरह से नहीं आए हैं, अभी शुरुआत हुई है। देखिए 3 स्टेजेस होती हैं। पहले सारी कुर्सियां समर्थकों से भरी रहती हैं। दूसरी स्टेज आती है जब कुर्सियां खाली रहती हैं। और तीसरी स्टेज आती है जब आपके विरोधी लोग, अब मैं वो शब्द नहीं यूज करूंगा, थोड़ा सा वो हो जाएगा, वो भरी रहती हैं किसी और काम के लिए। टमाटर तो बहुत महंगा हो गया, अब तो सस्ता हो गया, लेकिन वो स्टेज की शुरुआत अभी होने वाली है। अभी तो कुर्सियां खाली हैं, अब कुर्सियां भरेंगी और कुर्सियां ऐसी भरेंगी उसको ये लोग झेल नहीं पाएंगे। देखिए अभी जो रोष की है वो शुरुआत है। देखिए हमारा चंद्रयान, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसरो की स्थापना की और उसकी वजह से चंद्रयान जो है चंद्रमा में पहुंच गया, देश के कुछ लोग गटर में चले गए। मतलब इतनी प्रतिकूल स्थिति है, कुछ चीजें चंद्रमा और सूर्य की तरफ जा रही हैं, कुछ लोग गटर की तरफ जा रहे हैं। देखिए अभी तो ये शुरुआत है। अभी आप देखिए जो एक कल आपकी चर्चा में बात हो रही थी कि इंडिया को ये राय कौन दे रहा है, इंडिया अलायंस को राय कौन दे रहा है, इनकी रणनीति इतनी अच्छी क्यों बन रही है? मैं बताऊं इनको कौन राय दे रहा है जी। इनको राय इन्हीं के कैबिनेट मिनिस्टर, सबसे वरिष्ठ कैबिनेट मिनिस्टर इंडिया को राय दे रहे हैं। मोदी जी के बाएं और दाएं बैठने वाले लोग राय दे रहे हैं और ये राय दे रहे हैं कि भैया तुम लोगों को तो मुक्ति मिले ना मिले, हमें तो मुक्ति दिलाओ। तो 1-2 लोगों को छोड़ दीजिए, वो 1-2 लोग भी मैं थोड़ा अतिशोक्ति कर रहा हूं, उनको बढ़ा के बता रहा हूं। आज की तारीख में स्थिति यह है, इनके पास बैठने लोग भी इनका साथ छोड़ चुके हैं। जनता तो साथ छोड़ चुकी है, आज ये बिल्कुल अकेले हैं और इनके साथ ये स्थिति हो गई है कि पूरी की पूरी जनता, और देखिए जो इसमें तड़का लगाया है, जो हमारे यहां छौंक लगता है लास्ट में जी, वो तड़का लगाया है शाहरुख खान ने। मैंने आज फिर देखा, पिक्चर हॉल में भीड़ देखी, उनकी प्रतिक्रियाएं देखी, बल्कि जाके मैंने सुना, पूछा लोगों से। आप ये समझ लीजिए, मैं एक अतिशोक्ति नहीं कर रहा हूं राजीव जी। आज की तारीख में राहुल गांधी राजनीति के शाहरुख खान बन गए हैं और शाहरुख खान फिल्म इंडस्ट्री के राहुल गांधी बन गए। जिस प्रकार राहुल गांधी ने राजनीतिक पटल पे झंडा गाड़ दिया है और एक आदर्श उपस्थित कर दिया है, उस पिता ने, उस निरीह पिता ने जिस प्रकार का अपमान का घूंट पिया होगा राजीव जी। आप भी पिता हैं, मैं भी पिता हूं, ज्यादातर लोग जो बैठे हैं और जो आपके श्रोता दर्शक हैं पिता होंगे। पिता के दिल पर क्या बीतती है कि उसके अबोध बालक को, रिया चक्रवर्ती के पिता को भी यह महसूस हुआ होगा। उस बिटिया का, 17 साल की बिटिया का जिस प्रकार से अपमान किया गया था और जिस प्रकार से कन्हैया का, ये जो किसान यहां बैठे थे दिल्ली के आसपास, इनका अपमान किया गया था और इनके परिवारजनों ने अपमान का घूंट पिया था। और जब 15-20 किसानों ने काला झंडा दिखाया था और जिस प्रकार से कहा गया था कि जाके मुख्यमंत्री से कह देना मैं जीवित लौट आया, जिस तरह से लोगों के घाव पे आपने नमक छिड़का था,
अभी तो उसका असर दिखना शुरू हुआ है। शाहरुख खान ने शुरुआत की है राजीव जी, और उस पिता ने दिखा दिया है कि अगर बेटे को इस प्रकार से, किसी की बहन को, किसी के बेटे को इस प्रकार से अपमानित किया गया, जलील किया गया, और अपने गोदी मीडिया के माध्यम से उसका मीडिया ट्रायल किया गया, तो अभी तो शुरुआत है। इधर राहुल गांधी ने पदयात्रा से शुरुआत की, वहां शाहरुख खान ने जवान से शुरुआत कर ली है। अभी आपको एक आम काट के और चूस के खाने वाले के अलावा, वो भी हो सकता है दल बदलने, वो भी हो सकता है इधर आ जाएं। इनकी एक एक पिक्चर आएगी और सारी पिक्चरों में आपको दिखाई देगा कि सबने साथ छोड़ दिया है। जनता ने भी छोड़ दिया है, फिल्म इंडस्ट्री ने भी छोड़ दिया है, इनके साथियों ने भी छोड़ दिया है, गोदी मीडिया भी। अब आप देखिएगा 10 दिन के अंदर गोदी मीडिया भी किस तरह से गिरगिट की तरह रंग बदलेगा और उसी भाषा में बात करेगा जैसी भाषा में आप जैसे इंडिपेंडेंट चैनल्स करते हैं। जी, बहुत सारी बातें हो रही हैं दोस्तों यहाँ पे गोदी मीडिया से लेकर, और खासकर हम यहाँ लिख रहे हैं, पूछ रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं इस कार्यक्रम के जरिए कि क्या बीजेपी के बुरे दिन की शुरुआत हो चुकी है, क्या बीजेपी के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं, हो गए हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं सुनील शुक्ला जी। सुनील जी, आपका स्वागत करता हूं। हम अभी कुर्सियां दिखा रहे थे, खाली कुर्सियां, और आपकी खाली कुर्सी दिखी तो मैं वही कह रहा था, देखिए हमारे वहां मोदी जी और शाह जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के की जो भीड़ होती, जो सभा होती है, उसमें कुर्सियां खाली दिखा रहे हैं और यही कुर्सी खाली है। चलिए, आपने भर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपके पास ही आना चाहता हूं सुनील जी, और आपसे समझना चाहता हूं कि जिस प्रकार जहां भी मोदी जी जा रहे हैं, अमित शाह जा रहे हैं, कई कार्यक्रमों को रद्द करना पड़ रहा है, और जहां हैं आप बीना के कार्यक्रम में भी अगर वहां के ही मंत्री कहें, मध्य प्रदेश के मंत्री अरविंद भदौरिया कहें कि खाली पड़े हैं और कैमरा कुर्सियों की तरफ नहीं है, कैमरा ऊपर है, तो ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये देखिए, ये सीकर की कुर्सियां हैं, ऐसी तमाम खाली कुर्सियां अभी यहां दिखाई देंगी। और ये देखिए, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया भाषण दे रहे हैं राजगढ़ में, कुर्सियां खाली पड़ी हैं सामने, और लिखा जा रहा है कि राहुल गांधी बनने की कोशिश कर रहे हैं ट्विटर पे। ये सब थोड़ी बहुत चीजें जो हैं वो। अब ये देखिए, ये ट्वीट आईएनसी छत्तीसगढ़ का है कि भाजपा की कथित परिवर्तन यात्रा फ्लॉप, दंतेवाड़ा नहीं पहुंची जनता, अमित शाह का दौरा रद्द। ये सब जो है, क्या कहीं ना कहीं जनता अब ऊब चुकी है एक ही तरह के भाषण से, एक ही तरह, एक ही लहजे में, एक ही स्टाइल में, एक ही अंदाज में जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश होती है। और यहां दो ही बातें हैं, या तो अपनी वाहवाही करो या कांग्रेस को गालियां दो, कांग्रेस के खिलाफ अपनी बात रखो। एक विजुअल और काफी कल का मोदी जी का जो है एक बाइट और भी, वो कल छत्तीसगढ़ में जब भाषण दे रहे थे तो वहां कह रहे थे कि बीजेपी की सरकार ने आपके लिए कांग्रेस कहना था लेकिन बीजेपी कह गए। तो अब जुबान भी है, थोड़ी देर में भी सुना देता हूं कि क्या कह रहे हैं अपनी सरकार के बारे में। हालांकि वहां सरकार अपनी कांग्रेस की बात करनी चाहिए, छत्तीसगढ़ में वो कांग्रेस ना करके कांग्रेस के ऊपर जितना दोषारोपण करना है वो सब कुछ बीजेपी के लिए कह रहे हैं। तो जुबान फिसलना, अपनी वाहवाही करवाना और कांग्रेस को कोसना, अलायंस कहने लगे हैं। तो बीजेपी की जगह हम बीजे पार्टी कहें क्या, एनडी अलायंस कहें क्या, ये सब सवाल पूछे जा रहे हैं कल से। तो ये, लेकिन जरा वो जो बाइट है वो दिखाना चाहता हूं, वो आप देख लीजिए आप सब, और फिर चलते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं प्रधानमंत्री। सुनिए। ये इंडी अलायंस की नीति है, एक घमंडिया गठबंधन की नीति है, भारत की संस्कृति पर हमला करने की। इंडी अलायंस का निर्णय है भारत। तो देख रहे हैं सुनील शुक्ला जी, ये इंडी अलायंस। एक दूसरी बाइट भी थोड़ी देर में सुनाऊंगा जिसमें वो अपनी पार्टी को कैसे कोस रहे हैं। लेकिन आपका इस पे पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि आखिर क्यों ये कुर्सियां खाली रह रही हैं, आखिर क्यों जनता जो है अब ऊब चुकी है, क्या कारण हो सकता है? धन्यवाद राजीव जी। अगर आप जनता के साथ, जनता के मुद्दों पर नहीं जुड़ेंगे तो कुर्सियां खाली होंगी। अगर आप 9.5 साल 10 साल सत्ता में रहने के बाद गवर्नेंस की बात नहीं करेंगे तो कोई आपको नहीं आएगा। अगर आपकी बातों में केवल दोहराव होगा, कोई नई बात नहीं होगी, तो लोग आपको सुनने नहीं आएंगे। अगर आप अपने
गवर्नेंस के आधार पर लोगों से समर्थन नहीं मांगेंगे तो लोग आपको सुनने के लिए नहीं आएंगे, लोग आपकी सभाओं में नहीं आएंगे। आप केवल विपक्ष की आलोचना करके आप जन समर्थन हासिल नहीं कर सकते, आप लोगों को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकते। 9.5 साल सत्ता में रहने के बाद अगर आपकी बातों में केवल विपक्ष की आलोचना है तो जनता इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। यह 2014 में चलता था कि 2014 में आप सत्ता में नहीं थे, लेकिन आज 2014 से लेकर के हम 2023 में हम लोग बात कर रहे हैं। कुछ महीनों के बाद अगला आम चुनाव होने वाला होगा। आपको अपने गवर्नेंस की उपलब्धियों के बारे में बात करनी पड़ेगी, अपनी नाकामियों को स्वीकार करना पड़ेगा, आपको इस बात का ब्यौरा देना पड़ेगा कि 2014 में जो आश्वासन आपने दिए थे उन आश्वासनों का क्या हुआ, जो जनता की तस्वीर बदलने की आपने कही थी उनका क्या हुआ, किसानों की जिन समस्याओं के समाधान की आपने बात कही थी उनका क्या हुआ। सरकार का काम धर्म बचाना नहीं है, किसी धर्म को सशक्त करना नहीं है। अगर किसी धर्म में किसी तरह की कोई कुरीति है, अंधविश्वास है, धर्मांधता है, आप सरकार बात करें कि उसमें संशोधन या सुधार की आवश्यकता है तो बात समझ में जाती है। लेकिन धार्मिक मामलों में सरकार का बोलना और हस्तक्षेप करना, ये मुझे नहीं लगता कि बहुसंख्यक को स्वीकार कर पाएगा। जी, आप अगर अपने विपक्ष के बारे में जो आपसे सहमति नहीं रखता है, अगर उसका नाम भी आप आदरपूर्वक नहीं ले सकते हैं तो आपको कोई लोकतांत्रिक मानने के लिए तैयार नहीं होगा। अगर विपक्ष के गठबंधन को भी आप सहजता से आप स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है तो आप लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्थावान नहीं है। और इन चीजों के साथ, इन संज्ञाओं के साथ, इन विशेषणों के साथ आप अगर ये उम्मीद करते हो कि जनता आपके साथ जुड़ेगी तो मुझे नहीं लगता कि आपकी उम्मीदें पूरी होने वाली है। मध्य प्रदेश में अगर बीना में आप सभा कर रहे हैं तो आपको ये बताना पड़ेगा कि 2003 से जो सरकार, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार वहां पे है, उस सरकार ने मध्य प्रदेश के लोगों की तकदीर बदलने के लिए कितनी गतिविधियां संचालित की है। उसको ये बताया कि जो व्यापम का भ्रष्टाचार का घोटाले का आरोप लगा इस सरकार के ऊपर, वो कितना सही है, कितना गलत है। उस घोटाले की वजह से जो लोगों के हक छीने गए थे उनका क्या हुआ। आपको ये बताना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में जो बड़ी परियोजनाएं हैं, चाहे सड़क की हो, चाहे बांध की हो, चाहे सिंचाई की हो, वो महीनों से लंबित क्यों पड़ी हुई है, उनको पूरा क्यों नहीं किया जा रहा है। आपको ये बताना पड़ेगा कि अगर इस सरकार पर 50% कमीशन खोरी के आरोप लग रहे हैं तो गलत है या सही है। आपको इसमें जवाबदेही देनी पड़ेगी कि 2003 से लेकर के अब तक सत्ता में बने रहने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर अगर कांग्रेस के नेता जबलपुर में और ग्वालियर में सैकड़ों भ्रष्टाचार के मामलों का उल्लेख कर रहे हैं तो इसकी जवाबदेही किसके ऊपर है। और अगर कोई इसके लिए जवाबदेह है तो आपने क्या कार्रवाई की। आपने कहा था कि भ्रष्टाचार के प्रति हमारा 0 टॉलरेंस होगा। क्या अपनी बात पर आप कायम रहे? क्या भ्रष्टाचार के मामले मध्य प्रदेश में नहीं आए? और अगर आए तो उनका हुआ क्या? और अगर विपक्ष के मामलों को सामने रखा तो उस पर आपने कौन सी कार्रवाई की? आप दावा करते थे कि आपकी पार्टी बहुत ही संगठित है, आप दावा करते थे कि आप एक अनुशासित पार्टी के सदस्य हैं। आपका दावा यह था कि यह बेस्ट पार्टी है। क्या यह दावा सही है? क्या ये तथ्य नहीं है कि आपसे लोग निराश हो गए हैं और पार्टी छोड़ के जा रहे हैं? क्या ये तथ्य नहीं है कि लोगों में, आपके कार्यकर्ताओं में कितनी निराशा है और कितना आक्रोश है आपकी गवर्नेंस को लेकर के और आपकी नीतियों को लेकर के? तमाम मुद्दे हैं। और मेरा अपना मानना यह है कि एक राजनीतिक दल के रूप में सत्ता में रहने के बाद अगर लोगों के रोजी रोजगार और मौलिक सवालों के साथ अगर आप जुड़े नहीं रहेंगे तो स्थिति यही होगी, जो कुर्सी आप खाली दिखाई दे रहे हैं, यह कुर्सियों का खालीपन और बढ़ता चला जाएगा। आप मोनोलॉग में बच जाएंगे, केवल आप अपने संवाद करते हुए पाए जाएंगे। जी, यह अनायास नहीं है। लोगों ने आपसे उम्मीदें पाली थी और उन उम्मीदों की हत्या होते हुए लोग देख रहे हैं। और उसका सबसे खराब पक्ष है कि उन पर संवेदना के 2 शब्द भी नहीं है। अगर आपकी कार्यशैली ये होगी कि जम्मू कश्मीर में सेना के अधिकारी शहीद होंगे और आप जश्न मनाएंगे तो लोग आपको स्वीकार नहीं करेंगे। इस संवादहीनता के साथ आप जनता के साथ संवाद नहीं कायम कर सकते। जी बिल्कुल।
बिल्कुल जनता के साथ इस ढंग से आप संवाद कायम नहीं कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आखिर जनता जो है वो आपसे दूर क्यों हो रही है? क्यों खाली कुर्सियां जो हैं वो आपको डरा रही हैं? क्यों बार बार आपको कार्यक्रम रद्द करने पड़ रहे हैं? बहुत सारे सवाल यहां हैं। इन सवालों का जवाब हम यहां खोजने ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या बीजेपी के बुरे दिन शुरू हो गए हैं? अगर मोदी और शाह, ज्योतिरादित्य सिंधिया जिन्होंने कांग्रेस पार्टी से बगावत करके वहां बीजेपी ज्वाइन करके बाद कांग्रेस की सरकार गिर की रैलियों में अगर भीड़ ना आए तो इसके क्या मायने हैं? क्या मायने जी की रैली में भीड़ ना आए? क्या मायने हैं कि अमित शाह की रैली में भीड़ ना आए और उनको रैली करनी पड़े? और इतना ही नहीं, अब तो मोदी साहब अगर भाषण देने की जुबान भी फिसल रही है। जुबान फिसलने के भी क्या कारण हो सकते हैं? बहुत सारे सवाल हैं। जरा आना चाहता हूं छत्तीसगढ़ की बात। कल छत्तीसगढ़ में ही थे, पहले मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़ में थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और वहां जो 2-3 बातें कह रहे थे बहुत ही हास्यास्पद, क्योंकि उसके वीडियो जो सोशल मीडिया पे वायरल हैं, उन वीडियोस को देख रहा था। प्रधानमंत्री हैं, उनकी मैं हंसी उड़ाना नहीं चाहता हूं, लेकिन कई बार जब जुबान फिसलती है तो उसको उस हिसाब से लोग उस पर बातें करते हैं, उसको फॉलो क्या कहें हम, लेकिन बातें करते हैं। जरा डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, किस रूप में आप देखते हैं, आखिर क्या कारण है कि मोदी जी, अमित शाह, ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीजेपी के और भी तमाम नेता अब भीड़ नहीं जुट रही है? क्या कारण? राजीव जी देखिए, पहले तो ये जो बात हुई कि आखिर एक ही एक तरह का नैरेटिव आदमी कब तक सुने, और खासकर ऐसे वक्त में जब उनके सामने, दर्शकों के सामने, श्रोताओं के सामने एक विकल्प साफ नजर आ रहा है। और वो ऐसा है कि वो पहले से यहाँ पर मौजूद है। छत्तीसगढ़ में इतनी मजबूत है से, और वो आपको पिछले चुनाव में हरा चुके हैं। मध्य प्रदेश में पिछले चुनाव में आपको हरा चुके हैं, राजस्थान में हरा चुके हैं। तो आपके सामने जहां विकल्प है वहां पर वो क्यों आपको सुने? और एक ही तरह का कंटेंट, एक ही तरह के आरोप, एक ही तरह के लोगों को निशाने पर लेना, इसकी एक इंतहा होती है। तो असली बात यह है कि कुर्सी खाली होना जो है वो संकेत है कि सिंहासन भी जल्दी खाली होने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। ये सभी राज्यों में जहां जहां पर खाली कुर्सियां दिख रही हैं, वो खाली कुर्सियां शायद इसलिए है कि कहीं और ये कुर्सियां जो है वो शायद भरेंगी। लोग जो है दूसरी तरफ का रुख कर रहे हैं, और करेंगे भी, और करना भी चाहिए। जहां आपके अगर सरकारें डिलीवर नहीं करती, या कोई पार्टी जो है ऐसा प्रॉमिसिंग नहीं है कि आपके लिए कुछ नया लेके आएंगी, तो आखिर जनता क्यों उन्हें वोट दे और क्यों उन्हें सुने? तो यहां पर भी आप देखिए, छत्तीसगढ़ में उन्होंने जो आरोप लगाए वो ऐसे आरोप है कि मतलब एक तरफ तो छत्तीसगढ़ सरकार को कुछ मामलों में पुरस्कार भी मिल रहे हैं, उनकी योजनाएं अच्छी हो रही हैं। एक दो बार तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो है सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री भी साबित हो चुके हैं। मैं को यहाँ पे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की तारीफ करने के लिए नहीं बैठा हूं, लेकिन कुछ पुरस्कार तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही दे रही है। उसके बाद जैसे उन्होंने कहा कि गोबर में भी भ्रष्टाचार हो रहा है। आपने इतने सारे यहाँ पर छापे डलवा दिए हैं, तो 2-4 छापे इसके भी आप डलवा दीजिए, सारी बातें साफ हो जाएंगी। तो कुल जमा यह है कि असली बात यह होती है कि जनता के पास कुछ तो नॉवेल्टी हो, कुछ नया तो उन्हें मिले। और दूसरी बात जो हमने आज का कार्यक्रम का जो शीर्षक है, क्या बीजेपी के पूरे दिन शुरू हो गए हैं, मैं इसमें कहना चाहता हूँ राजीव जी, मुझे बीजेपी के दिन तो उसी दिन से खराब होने शुरू हो गए थे जिस दिन मोदी का नाम जो है प्रधानमंत्री पद के दावेदारी के लिए 2013 में ही रखा गया था। आप देखिए, सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि उन्होंने जिनकी उंगली पकड़कर वो यहां तक पहुंचे थे, सबसे पहले उन्होंने उन्हें ही उठाकर जो है वो मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया। मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं। फिर आप देखिए किसके अच्छे दिन आए, किसी के अच्छे दिन आए, न तो किसानों के आए, न तो मजदूरों के आए, न तो छात्रों के आए, न तो युवाओं के आए, किसी के नहीं आए। यहां तक कि खुद बीजेपी के बुरे दिन आ गए हैं। बीजेपी के ऐसे बुरे दिन आ गए हैं कि वहां पर आपको 2 नेताओं के अलावा कोई दिख ही नहीं रहा है। अब आप कहेंगे कि 9 सालों में किसी को तो फायदा हुआ होगा, तो हाँ, 4 लोगों को फायदा हुआ है। वो 4 लोग हैं, मोदी हैं, शाह हैं, अंबानी और अदानी हैं। ये 4 लोगों के ही अच्छे दिन आए हैं। बाकी सब किसी के भी अच्छे दिन, अगर कोई छाती पर हाथ रखकर नहीं कह सकता कि हाँ वाकई हमारे अच्छे दिन आए हैं। पुराने समय में वो कहा करते थे, पूछा करते थे कि अच्छे दिन, लोग कहते थे आने वाले हैं। फिर जब मोदी जी आ गए तब उनका वो नारा बदल गया। उन्होंने कहा कि अच्छे दिन, लोग रिस्पॉन्ड करते थे, आ गए। लेकिन जब नोटबंदी जैसा निर्णय उन्होंने लिया, उसके बाद जीएसटी का निर्णय लिया,
देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि 2019 में ही अगर पुलवामा नहीं होता तो शायद बीजेपी की ये सरकार जो है जा चुकी रहती। लेकिन ठीक है, अब वो हो गया, जो पुराने निर्णय हो गया, उसके हम आगे की अगर बात करें तो आज अच्छे दिन जो है वो भारत के नहीं है, किसी के नहीं है, और यहां तक कि सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी की भी नहीं है। क्या हमने पिछले लंबे समय से देखा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जाते दिखे? नहीं दिखे। उन्होंने उनको भी कन्फाइन कर दिया है, उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी एक तरह से दरकिनार कर दिया गया है। राष्ट्रपति उनके लिए कोई महत्व का नहीं है, लोकसभा का अध्यक्ष उनके लिए कोई महत्व का नहीं है, हर जगह वही रहेंगे, वही अपना करेंगे। भाई G20 का अगर सफलता का ये है तो उन्होंने अपना स्वागत सत्कार कराया, वो सब कराया। विदेश मंत्री का क्या विदेश मंत्री का कोई रोल नहीं था? क्या पूरे भारत की जो विदेश नीति है उसके इतने सारे पुराने लोग जो उसके निर्माता थे, पैरोकार थे, उनको कभी याद किया गया? नहीं किया गया। मोदी जो है सारा का सारा श्रेय तो जो ले रहे हैं, आखिर उनके साथी सोचेंगे तो सही कि कहां है वो उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व वाली अवधारणा कि हर व्यक्तियों को पीछे हटा के आप ही फोरफ्रंट पर रहेंगे, सारा श्रेय ले जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी के दिन बहुत पहले से शुरू से ही, जिस दिन से, जैसे मैंने कहा कि मोदी जी जिस दिन से प्रधानमंत्री पद के लिए नॉमिनेट हुए, दावेदार हुए, तब से बीजेपी के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। अभी हम जो देख रहे हैं वो क्लाइमेक्स पर है, और आगे बहुत उम्मीद हमको इसलिए नहीं करनी चाहिए कि इन चारों जगह पर जहां जहां उन्हें अब रैलियां करनी पड़ रही है, मुझे लगता है राजीव जी बहुत मुश्किल हो जाएगा, एक बोझ बन जाएगा। ऐसा लगेगा कि भाई ये अच्छा है कि ये जो रैलियां हैं मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, यहाँ तक कि तेलंगाना भी नहीं हो तो अच्छा है, लेकिन अब उनके अलावा तो कोई जाने वाला है नहीं, क्योंकि उन्होंने लंबे समय से सारे के सारे चुनाव जो है अपने हाथों में ले लिए हैं, हर जगह पे खुद जाते हैं, तो आपको जाना पड़ेगा। साथ मंत्री नहीं है, तो ये बहुत स्वाभाविक है कि कुर्सियां खाली हो, लेकिन कुर्सियां खाली जो हो रही हैं वो मुझे ऐसा लगता है कि वो सिंहासन खाली होने के पूर्व संकेत है। राजीव जी, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, सिंहासन खाली होने के पूर्व अगर संकेत हैं ये, तो ये बहुत बड़ी बात है। कुर्सियां खाली क्यों हैं, यही हम समझने की कोशिश, और कुर्सियां अगर खाली हैं तो क्या ये बुरे दिनों की शुरुआत है? जरा आना चाहता हूं संजय जी, आपसे भी समझूं कि कैसे आप देखते हैं। बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने और रखना चाहता हूं कि संजय मिश्रा जी फाइनली चले गए हैं। संजय मिश्रा ईडी के डायरेक्टर फाइनली चले गए हैं, मतलब उनका आज का दिन था, आखिरी दिन, और वो अब जा चुके हैं, और उनकी जगह पर ईडी के स्पेशल डायरेक्टर और मुख्य सतर्कता अधिकारी राहुल नवीन IRS हैं, प्रवर्तन निदेशालय के नए ईडी बनाए गए हैं। राहुल नवीन अब नए ईडी बनाए गए हैं, और ये देखिए संजय मिश्रा की जो वो था, सुप्रीम कोर्ट ने संजय मिश्रा का नहीं बढ़ाया था कार्यकाल, 15 सितंबर तक का कार्यकाल था, और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग, और 16 सितंबर से राहुल नवीन संभालेंगे पद। ये आप ब्रेकिंग आप तक हम पहुंचा रहे हैं, दिन में इसकी चर्चा कर भी रहे थे हम लोग। राहुल नवीन होंगे ईडी के नए डायरेक्टर। ये राहुल नवीन जो हैं ईडी में ही, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में ही थे, अब वो संजय मिश्रा की जगह पर संभालेंगे पद। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है अगर देखा जाए तो देश के लिहाज से, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार कतई ये लोग नहीं चाहते थे कि संजय मिश्रा का कार्यकाल इतनी जल्दी खत्म हो जाए। लेकिन हमारे संजय जी, संजय कुमार सिंह साहब, आप हमारे साथ बने हुए हैं, आपका कार्यकाल बहुत लंबा रहे, हम यही चाहते हैं, और आपसे चाहता हूं कि इस कार्यकाल के बारे में जो बात हो रही है, ये जरा बताइए कि क्यों बुरे दिन की शुरुआत हम कह रहे हैं, और क्यों यहां कुर्सियां खाली हो रही हैं। और संजय, अब जब संजय मिश्रा जी की बात यहां आ भी गई है, तो संजय मिश्रा जी के नहीं रहने से क्या कुछ फर्क दिखाई देता है आपको? नहीं, पहले संजय मिश्रा जी पे बात कर लेता हूं। संजय मिश्रा को टेक्निकली आज उनका कार्यकाल पूरा होना था तो हो गया, और दूसरे का अपॉइंटमेंट हो गया, लेकिन जो चर्चा थी कि उनको कोई और पद दिया जाएगा, और उसकी संभावना तो कल है, आज तो कुछ होना नहीं था उसमें, तो संभव है कि वो कल कुछ हो। और जो अभी तक की स्थिति थी उसमें मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी का काम बिना संजय मिश्रा के चलेगा, तो और जैसी चर्चा थी तो हो सकता है कि उनको कल कुछ बनाया जाए। तो इसलिए अभी उनका जाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो जाना ही था, वो तो तय ही था।
अब 1-2-4 दिन में अगर उनको कोई और अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाता है और ईडी को उनके अंडर में नहीं ला दिया जाता है, तब फिर हम सोचेंगे कि हाँ वो वाकई चले गए। तो अभी वो गए नहीं है और वो जाना, और जो जाना था वो मुझे लगता है कि वो पूरा नहीं है, तकनीकी है, ठीक है। जहां तक ये बुरे दिन की बात है, तो बीजेपी का लंबा इतिहास है, माने भारतीय राजनीति में बीजेपी का लंबा इतिहास है और हमको उसी ढंग से देखना चाहिए कि आरएसएस, संघ परिवार, जनसंघ सब मिलकर भारत में कांग्रेस की सत्ता रही, सेंट्रिस्ट मध्यमा और पार्टी के लिए या वैसे पैसे इकट्ठा करो, यही हुआ है। माने आप देखिए कि किसी को भी शांति से अपना काम नहीं करने दिया जा रहा है। जो भी बिजनेसमैन है जिनका, माने ये विश्वनाथ प्रताप सिंह जब प्राइम मिनिस्टर बने थे या जब उन्होंने अपना अभियान शुरू किया था और प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए जब कार्य शुरू किया था, तब भी आप अगर बिजनेस हाउसेस को परेशान करेंगे, काम नहीं करने देंगे या उन पर अनावश्यक छापा मारेंगे, मैं नहीं कहता कि सब ठीक है और सब ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन उनका जो योगदान है उसमें अगर वो कुछ गड़बड़ी करते हैं और जो बहुत अपरेंट नहीं है और बहुत स्पष्ट नहीं है या दिखाई नहीं दे रहा है, तो उनको काम करने देना चाहिए। उनका काम ज्यादा महत्वपूर्ण है। उनकी चोरी अगर बहुत नुकसान नहीं कर रही है तो उसको इग्नोर भी किया जा सकता है, ये मेरा मानना है। मतलब मैं गलत हो सकता हूं, फिर भी तो इस हिसाब से जिस ढंग से सबको परेशान किया गया, शेल कंपनीज बंद कर दी गई, एनजीओ को काम नहीं करने दिया गया, जो भी नरेंद्र मोदी का किसी भी तरह से विरोध कर सकता है उसको कमजोर किया गया, तो और नोटबंदी, राफेल जैसे सौदे हुए, पेगासस, इस तरह के जो काम हुए जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं चला, कोई इंक्वायरी नहीं हुई, तो लग ही नहीं रहा है कि कोई सिस्टम है, कोई काम कर रहा है, कोई जिम्मेदारी है, कोई जवाबदेही है। एक डिक्टेटरशिप की तरह काम चल रहा है। एक सर्वे में पता चला है कि दुनिया भर में 52% इंडियंस डिक्टेटरशिप पसंद करते हैं। मुझे भी लगता है कि हम सब लोग घर में, समाज में थोड़ा डिक्टेटरशिप देखते हैं, झेलते हैं और करते भी हैं। हम लोगों से कहा जाता है कि बड़े को प्रणाम करना है और फिर कहा जाता है कि इसको नहीं करना है। जो नौकर हो सकता है, जो किसी छोटी जाति का हो सकता है, वगैरह वगैरह। और हमें यह सवाल नहीं करने दिया जाता है कि जब बड़ों को प्रणाम करना है तो इन 3 लोगों को क्यों नहीं करना है, इन 5 लोगों को क्यों नहीं करना है जो मुझसे बड़े हैं। तो इस तरह से हम लोग घर में, समाज में बचपन से देख रहे हैं कि डिक्टेटरशिप होता है और सवाल नहीं किया जाता है। तो इसलिए अगर मोदी जी से सवाल नहीं किया गया तो वो हमारा वही समाज था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मनमानी करें। अगर इस डिक्टेटरशिप के साथ आप कुछ अच्छा करते तो वो निश्चित रूप से पसंद किया जाता। और डिक्टेटरशिप इसीलिए चल रही है या पसंद की जा रही है कि उससे एंड रिजल्ट अच्छा होता है या अच्छा दिखाई देता है, होता हो या ना हो, अच्छा लगता है। तो मोदी जी या संघ परिवार ने 10 साल में ऐसा कुछ नहीं किया और मुझे बुरी तरह निराश किया। मैं कोई उनका प्रशंसक नहीं हूं, मुझे कोई उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन जो मौका था उसका फायदा तो जरूर उठाया जाना चाहिए था। उस लिहाज से इन लोगों ने कोई फायदा नहीं उठाया और मनमानी की, बेईमानी की और पैसे कमाने की अति कर दी। तो डर जो है वो इसलिए भी है कि ये सब ज्यादा था। और जहां तक बुरे दिन की बात है कि इन सब के बाद जो आरएसएस पे जो 3 बार, मेरे ख्याल से 3 बार प्रतिबंध लग चुका है आजादी के बाद से लेकर अभी तक, तो अब यह दिखाई देता है कि आरएसएस ने जो सत्ता में आने की बात किया, पहले लगता था कि आरएसएस सत्ता में आएगा, कुछ काम करेगा वगैरह वगैरह, एक पॉलिटिकल पार्टी को ऑर्गेनाइज करता है वगैरह वगैरह। लेकिन अगर 10 साल सत्ता में रह के उसने सब कुछ होने दिया और कुछ भी विरोध नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं किया, अभी भी वो कैंडिडेट नहीं बदल रहा है, तो बहुत क्लियर है कि सब में
पूरे संघ परिवार की मिलीभगत है, तो क्या उसको भारत में कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए? तो मुझे इस लिहाज से लगता है कि बीजेपी के बहुत बुरे दिन आने वाले, वो हार जाएगी और सिर्फ चुनाव नहीं हारेगी, उसका भविष्य भी संकट में है, खतरे में है। इसलिए मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा बुरे दिन है उसके, जो इस सत्ता में नहीं रहने से या 5 साल बाद हार जाने से शायद इतने बुरे नहीं होते जो 10 साल सत्ता में रहने से हुए। उसी का अगला स्टेप यह है कि अगर बीजेपी इस बार जीत जाएगी तो शायद ही चुनाव जी, वो अगला स्टेप है। लेकिन अगर अभी हार जाएगी तो निश्चित रूप से बीजेपी की स्थिति बहुत खराब है, और सिर्फ बीजेपी की नहीं, पूरे संघ परिवार की। राजीव जी, बीजेपी की हालत, संघ की हालत कैसी है, क्या है, ये बता रहे हैं संजय कुमार सिंह साहब। और एक दूसरे संजय मिश्रा साहब जो हैं, उनकी आज फाइनली विदाई हो गई है। संजय मिश्रा आप जानते हैं ईडी के डायरेक्टर थे, और 15 सितंबर आज आखिरी दिन, और आखिरी दिन शाम के वक्त एक नोटिफिकेशन जारी होता है सरकार की तरफ से कि नए जो ईडी होंगे वो राहुल नवीन होंगे। खैर, इस पे चर्चा बहुत बार हम लोग कर चुके हैं। अब संजय मिश्रा जी को कौन सा पद दिया जाता है, इसका आप सबको इंतजार रहेगा, हम सबको इंतजार रहेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो मिलेगा। इतने साल लंबा वक्त सरकार चाहती थी, उनको लेकर के सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, और सुप्रीम कोर्ट से किसी तरह सरकार ने 45 दिन का वक्त मांगा, और आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि आगे क्या कुछ, उस पर बहुत चर्चा हम लोग कर चुके हैं। लेकिन अमलेंदु उपाध्याय जी, जो बात यहां संजय कुमार सिंह साहब कह रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे थे, और भविष्य में क्या कुछ होने वाला है उसकी बात थोड़ा अपने नजरिए से, पत्रकारीय नजरिए से वो दे रहे थे। आप कैसे देखते हैं अमलेंदु जी कि क्या सचमुच आने वाले दिन जो हैं वो बहुत बुरे हैं बीजेपी के हिसाब से देखा जाए तो? राजीव जी, मुझे लगता है कि बीजेपी के बुरे दिन तो काफी पहले ही शुरू हो गए, चूंकि बीजेपी बची कहाँ है, वो तो मोदी जी ने पहले ही खत्म कर दी। अब तो ये नमो पार्टी है, तो बीजेपी के बुरे दिन तो शुरू हो ही चुके हैं। अब बुरे दिन जो वो इस नमो पार्टी के शुरू होने हैं। हो सकता है उसमें भारतीय जनता पार्टी आ जाए, नमो पार्टी के जब बुरे दिन आएंगे, चूंकि ये राजीव जी बड़ा जबरदस्त तरीके से दोनों पार्टियों में जो है संघर्ष चल रहा है, नमो पार्टी और भाजपा में, दोनों में जबरदस्त तरीके से संघर्ष चल रहा है। तब देखना ये है कि संघ परिवार जो है, मतलब उनका मुखिया जो है आरएसएस, वो किसके साथ खड़ा रहता है, नमो पार्टी के साथ खड़ा रहता है कि भाजपा के साथ खड़ा रहता है। अब ये संघ आरएसएस को तय करना है कुल मिलाकर के कि वो किसके पाले में है, किसके खेमे में है। अब जो परिस्थितियां बन रही हैं राजीव, मुझे लगता है कि ये परिस्थितियां काफी पहले से बनना शुरू हो गई थी, और ये चीजें जो है वो केवल उनका जो है परिणाम जो वो सामने आने लगे हैं। वो चाहे कुर्सियां खाली होने के रूप में हो, चाहे प्रधानमंत्री की जुबान फिसलने के रूप में हो, चाहे वो अमित शाह जी का बिना कार्यक्रम किए हुए लौट के आने का वो मसला हो, जो भी ये सब चीजें हो रही है, ये सब मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर सब उथल पुथल चल रही है, उसको लेकर के, जैसा स्वामी जी ने कहा कि वो सरकार के बड़े मंत्री जो वही सब कुछ जो है इंडिया गठबंधन को बता रहे हैं कि ऐसा करो और वैसा करो ताकि जो है मुक्ति मिले भाजपा के लोगों को। तो ये एक बड़ा कारण हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही जो है वो प्रधानमंत्री के खिलाफ एक विद्रोह कुछ पनप रहा हो। अब चूंकि जो एक अनुसंगठन कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी को, चूंकि आरएसएस उसको जो है वो गवर्न करता है, तो भाजपा ही जो है वो स्वयंसेवक इस समय थोड़ा सकुचाए हुए होंगे, खुल के नहीं बोल रहे होंगे। लेकिन जो जब अंदर बातें होंगी और जब अगर अंदर कोई स्थिति बनती, मुझे लगता है कि फिर अंदर एक विद्रोह की स्थिति जो है वो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के अंदर पैदा होगी। क्योंकि देखिए, चाहे स्वयंसेवक हो या भाजपाई हो या कोई भी हो, आखिर है तो कुल मिलाकर के हिंदुस्तानी ही, और जो स्वभाव है वो कुछ ना कुछ तो हिंदुस्तानी है। भले ही वो कितना शाखा में चला गया हो, लेकिन पैदा तो हिंदुस्तान में हुआ है ना, तो हिंदुस्तानियों के कुछ तो गुण रहेंगे। तो उसे असल में स्वच्छंदता अच्छी लगती है, आजादी अच्छी लगती है। भले ही जो आरएसएस आजादी का विरोधी रहा हो, उन्हें आजादी चाहिए कि नारे से भले ही कितनी भी चिड़ रही हो, लेकिन आदमी जो है वो है तो मूल तौर पे आजादी चाहने वाला भारतीय, जो हर भारतीय आजादी चाहता है। तो स्वयंसेवक जो है वो भी आजादी चाहता है। तो वो इस दमघोटू वातावरण में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर बनता जा रहा है, और किस तरीके से देखिए राजीव निगरानी हो रही है। पिछले दिन खबर आई कि ईडी के कुछ अधिकारियों को सीबीआई ने गिरफ्तार कर दिया। यानी कि जो रूस में होता था, एक समय में कहा जाता था कि हर आदमी जो दूसरे की निगरानी कर रहा है और जासूसी कर रहा है, वो सब काम यहाँ शुरू हो गए। अब पुतिन से दोस्ती के अगर ये परिणाम निकलने हैं कि सीबीआई की निगरानी ईडी करेगी और ईडी की निगरानी सीबीआई करेगी और सीबीआई की निगरानी पुलिस करेगी, और सीबीआई के जो डायरेक्टर होंगे उनको गिरफ्तार करने के लिए या उनको हटाने के लिए जो पुलिस पहुंच जाएगी, तो ये सब चीजें अगर होती रहेंगी तो कहीं ना कहीं तो चीजें बदलेंगी ना। तो मुझे लगता है कि अंदर अंदर सब चीजें जो है सब बदल रही हैं, और सबको लगता है कि भले ही जो है कुछ भी हो जाए, मोदी जी ना आने पाए, भले ही कोई आ जाए। अब मुझे लगता है ये परिस्थितियां जो है
भारतीय जनता पार्टी के अंदर बन रही है। जनता तो खैर चाहती है उनसे छुटकारा पाना, वो जिस तरीके की चीजें सब हो रही है जनता तो चाहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो भी लगता है कि अंदर अंदर जो इसको चाहने लगे कि कुछ भी हो जाए, मोदी जी जाए भले ही कोई आ जाए। तो वो अगर भारतीय, अब हो सकता है कि मोदी जी का इतना ज्यादा प्रभाव हो कि भारतीय जनता पार्टी में किसी को आगे आने नहीं देना चाहते हो, तो वो भी सब इंडिया के साथ आएंगे कि भाई ठीक है बाद में आ जाएगी, कभी भाजपा अच्छे काम करेगी, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी से मुक्त होगी तो भारतीय जनता पार्टी सुधर सकती है। तो अब ये तो राजीव जी उनका अंदर का मसला है कि उनके अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लेकिन कुल मिलाकर जो परिस्थितियां देश के अंदर से बन रही हैं वो निश्चित तौर पे जो नमो पार्टी है उसके लिए अच्छी नहीं है। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को अपनी नीतियों पे पुनर्विचार करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि आपको इस देश ने जनादेश दिया था, आपको जो सत्ता सौंपी थी वो इस आशा उम्मीद के साथ सौंपी थी कि आप देश के लोगों के लिए कुछ काम करें, कुछ भले काम करेंगे, जो कि आपके नारे भी थे। आप उन पे खड़े नहीं उतर रहे हैं बल्कि आप उसके उलट काम कर रहे हैं और अपने मित्रों के लिए आप काम कर रहे हैं, जो लगातार विपक्ष आरोप लगाता रहता है। अब वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो तो जब कोई अगली सरकार आएगी वो जांच कराएगी तब मालूम पड़ेगा कि कितना मित्रों के लिए काम किया नहीं किया, लेकिन विपक्ष ये लगातार आरोप लगाता है। जनता के अंदर ये संदेश जा रहा है, सबसे बड़ी बात ये, मतलब विपक्ष के आरोप जो आरोप तक सीमित नहीं है वो अब जनता तक जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। जी, परेशानी का सबब क्या कुछ हो सकता है, ये बात यहां हो रही है और बहुत महत्वपूर्ण बात हो रही है। जरा आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास आता हूं कि कैसे आप देखते हैं, पहले वक्त अब बहुत सारी बातें रख चुके हैं लेकिन अब चूंकि एक मामला और सामने आ गया इस चर्चा के दौरान ही कि नए ईडी साहब जो हैं वो कल से अब ऑफिस संभालेंगे और संजय मिश्रा साहब आज आखिरी उनका दिन था और वो आज जा चुके हैं आखिरी दिन, लेकिन यहां से क्या और परेशानियां बढ़ती हुई दिखाई देती हैं आपको? क्या न सिर्फ कुर्सियां खाली रहने, जुबान फिसलने और इधर उधर की बातें कांग्रेस को कोसने और अपनी वाहवाही, इसके अलावा भी एक बात से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शुरुआत में कह भी चुका हूं, देखिए 4 वरिष्ठ अधिकारी जिसमें 3 वरिष्ठ अधिकारी उनकी शहादत होती है सेना के, और उस पे तमाम सरकार का जो पक्ष है, चाहे मोदी जी हों, चाहे रक्षा मंत्री हों, चाहे गृह मंत्री हों, इनकी चुप्पी, कल भी मैं कह रहा था आज भी ये सवाल दोहराता हूं कि इनकी चुप्पी क्या कहलाती है? क्या ये बैकफायर नहीं करेंगे ये तमाम बातें? क्या लगता है आपको? देखिए, पहले तो राजीव जी जो संजय जी ने कहा मैं उससे सहमत हूं। मुझे ऐसा लगता है कि संजय मिश्रा जी यहां से जरूर रिटायर हो गए लेकिन उनको 2-4 दिन में कोई नया पद मिल जाएगा। मेरे को ये पूरा लगता है कि ऐसा ही होगा। दूसरी बात, आपने तेलंगाना से एक खबर आई होगी, आपने अवश्य सुनी होगी। तेलंगाना के अंदर कांग्रेस एक मीटिंग करने वाली थी, अनुमति मांगी थी, सरकार ने सभा स्थल देने से इनकार कर दिया। इतनी ज्यादा भीड़ इकट्ठी हुई कि तेलंगाना के किसानों ने अपनी 2-2, 5-5 एकड़ की जमीन को जोत दिया और कहा कि कांग्रेस यहां रैली करे, यहां मीटिंग करे। क्यों? जब उनसे पूछा गया, जब उन किसानों से पूछा कि खड़ी फसल आपने क्यों गिरा दी, उन्होंने कहा कि जिस समय हम दुख में होते हैं राहुल गांधी हमारे पास आते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि 7 महीने के बाद जब राहुल गांधी इस देश के दिशा निर्धारक बनेंगे तो हम जैसे गरीब किसानों की सुनेंगे और हमको एमएसपी मिलेगी। देखिए, यह परिवर्तन हो रहा है राजीव जी, और आप ये समझिए जो ये 1500 लोग आपको वहां दिखाई पड़ रहे हैं ना, जिनको आप गलती कर रहे हैं या बाकी लोग गलती कर रहे हैं ये कि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, इसमें आधे तो वो लोग हैं जो पंडाल गाड़ने आए हैं और अपना पेमेंट लेना है उनको। 25% लोग ऐसे हैं जो ट्रक में लाद के लाए हैं और 25% लोग बेचारे खाने के चक्कर में आए थे, खाने के पैकेट में नहीं दिख रहे हैं। तो देखिए, इसीलिए जो वहां के एक नेताजी थे वो परेशान थे कि भीड़ तो है नहीं, ये तो जो 500,000 लोग दिख रहे हैं ये तो ट्रक ड्राइवर्स है या ये पंडाल जिनको पेमेंट लेना है वो है, या वो लोग हैं जो वो जो टिफिन मिलता है 500-700 रुपए मिलते हैं वो हैं, बाकी जनता तो है ही नहीं, जनता जनार्दन तो है ही नहीं, सुनने वाला तो है ही नहीं। देखिए, यही होगा। हम लोग ये कह रहे हैं कि तेलंगाना के अंदर कांग्रेस बीआरएस फाइटिंग चांस में है। मेरी बात नोट कर लीजिए, तेलंगाना के अंदर कांग्रेस अच्छी तरह से जीतेगी और बहुत अच्छी तरह से जीतेगी। अब ये जो आगमन की आहट है ये लोगों को मिल गई है और ये पूरे देश में मिल गई है,
और ये जो पूरा परिवर्तन हो रहा है, आप देखिए जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट भी आईना दिखा रहा है, जनता भी आईना दिखा रही है, इंडिया अलायंस भी आईना दिखा रहा है, और चारों तरफ से जैसे होता है ना, जो बचपन में हम लोग देखा करते थे, एक वो नमूना टाइप के आईने होते थे, बड़े बड़े दर्पण लगे होते थे, आप जाते थे आपको बड़े टेढ़े मेढ़े चेहरे दिखाई पड़ते थे अपने ही। थोड़े दिनों में ये स्थिति होने वाली है, लगेगा जब वहां पे जाएंगे भक्त लोग तो उनको ऐसे ऐसे चेहरे दिखाई पड़ेंगे, डर जाएंगे, क्योंकि देखिए जब जनता जागती है ना, जनता जनार्दन, भारत की जनता का आक्रोश, ये शांत जनता जब लोकतांत्रिक ढंग से महात्मा गांधी के दिखाए हुए रास्ते पर जागती है ना, तो बड़े बड़े जो जितने नृशंस शासक होते हैं, तानाशाह होते हैं, उनके पैर उखड़ जाते हैं। यहां लोकतंत्र ही चलेगा, धर्मनिरपेक्षता ही चलेगी, और देश को बांटने वाला कोई शासन नहीं कर पाएगा। जो गलती हो गई हो गई। अब ये 142 करोड़ लोग धर्म और जाति से ऊपर उठकर एकजुट होकर एक परिवार की तरह काम करेंगे, केवल 8 महीने और। जी, क्या डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, आपको भी लगता है कि कुछ परिवर्तन हो रहा है? निश्चित रूप से बहुत बड़ा मत परिवर्तन हमको नजर आ रहा है। ये खाली कुर्सियां जो अपने आप में बड़ा संकेत दे रही हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास पैसे की तो कोई कमी ही नहीं, उनके पास हर तरह के संसाधन उपलब्ध है। अभी कुछ दिन पहले जो रिपोर्ट आई थी उसमें शायद भारतीय जनता पार्टी को जो चंदा मिला है वो शायद 6,400 करोड़ के आसपास का है। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में, उनके अपने कार्यालयों को देख के जो है उनकी संपन्नता जो है साफ झलकती है। तो अगर इतने पैसे के बाद भी फिर कम से कम हम उदाहरण अगर लें तो अभी मध्य प्रदेश वाली रैली का, तो मध्य प्रदेश सरकार के पास बसों और ट्रकों की और कारों की और जीपों की कोई कमी तो है नहीं। वहां पर जो इन्होंने दिखाया है दिग्विजय सिंह ने कि खाली वाहन खड़े हैं और उनमें लोग नहीं बैठे हैं, तो इसका कारण यह है कि पैसा भी काम नहीं कर रहा है। और यही होता है, ऐसा है कि पैसा जो है वो कुछ समय आकर्षित कर सकता है आपको, लेकिन एक लंबे समय के बाद जब लोगों को लगता है कि क्या हम इसी 200-400, 500, 1000, 2000 रुपए में क्या एक फिर से वही सरकार चुन ले कि जो हमें तमाम तरह के घोटाले दे, तमाम तरह की दुश्वारियां दे, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही अच्छा केस स्टडी है मध्य प्रदेश की जो रैली है। ये आप लोगों को ऐसे बार बार वो नहीं कर सकते। हो सकता है कि आपके पास इतने संसाधन हो कि आप कुछ लोगों को जुटा लें, और ये हमारे यहाँ जो है जिस तरह की रैलियां होती हैं, रोड शोज होते हैं, अल्टीमेटली वो है तो सारे प्रदर्शनी की ही वस्तुएं हैं। इसमें आप जितना ज्यादा पैसा डालेंगे उतना ही ज्यादा ये आकर्षक होगी। आप फूलों की बारिश करा लीजिए, आप लाल कालीन बिछा लीजिए, लेकिन इसके बाद भी अगर मध्य प्रदेश की ये जो रैली है, राजस्थान की रैली है, वो जो है वो अगर इस समय खाली जा रही है तो ये सोचने की बात है कि परिवर्तन जो है दिख रहा है। दूसरा परिवर्तन आप देखिए, पुलवामा के समय क्या हुआ कि जिस समय पुलवामा का कांड हुआ उस समय एक जिम कॉर्बेट में हमारे प्रधानमंत्री महोदय घूम रहे थे। अब उस समय तो लोगों ने नहीं कहा, लोगों ने कहा कि पुलवामा में जो हुआ उसके ऊपर उंगली उठाना ठीक नहीं वगैरह वगैरह, लेकिन अब लोग उंगली उठा रहे हैं कि एक तरफ तो जो है वो अनंतनाग में और मणिपुर में इस तरीके की घटनाएं हुई है, अधिकारी मारे जा रहे हैं, और आप जो है अपना सम्मान करा रहे हैं। अब लोग पूछने लगे हैं, अगर आप सोशल मीडिया पे जाइए तो बिल्कुल वहां पर ये सारा कुछ नजर आ रहा है। तीसरी और एक चीज है, इन लोगों के जो सबसे बड़े सपोर्टर थे, वो जो जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं, या उनके जो कुछ एंकर्स हैं, और उनके ऊपर जो एक तरह से जो प्रतिबंध लगाया है कांग्रेस ने, आप यकीन मानिए राजीव जी कि सोशल मीडिया पे आप जाइए तो आपको नजर आ रहा है कि कांग्रेस के इस निर्णय का बाकायदे स्वागत हुआ है, और सामान्य लोग कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ, ठीक है, ये नहीं जाना चाहते तो आप क्यों जबरदस्ती जाएं, मत जाइए। और ये नफरत फैलाने वाले हैं, ये लोग जो है ये आइडेंटिफाई हो गए हैं, वो एंकर्स भी आइडेंटिफाई हुए हैं और चैनल्स भी आइडेंटिफाई हुए हैं। तो आपका जो एक सपोर्ट सिस्टम है भारतीय जनता पार्टी का, वो सब तरफ से कमजोर हो रहा है। उनके लोग उनके रैलियों में नहीं आ रहे हैं, उनका पैसा काम नहीं आ रहा है, उनका जो गोदी मीडिया है वो लगातार कमजोर हो रहा है। चाहे देखिए वो हाउसेस बंद नहीं हो जाएंगे, मीडिया हाउसेस बंद नहीं हो जाएंगे, और न ही वो जो एंकर्स हैं उनको कोई नौकरी से निकाल दिया जाएगा, लेकिन ये बात तो जरूर है कि एक लोगों के सोचने का एक अवसर तो आया है कि आखिर एक इतना बड़ा जो संगठन है कांग्रेस जो है, उसने आखिरकार किस लिए इन लोगों के ऊपर बैन लगाया है। लोग इस बात को समझेंगे और उनकी जो कही बातें हैं,
अब लोग उसके ऊपर उतना भरोसा नहीं करेंगे। बाकी जो प्रबुद्ध लोग थे, जो समझदार लोग थे, विवेकशील लोग थे, वो तो पहले विश्वास नहीं करते थे, लेकिन वे लोग जो इनके कहे के अनुसार चलते थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब वो इस बात को समझेंगे, जानेंगे कि आखिर किस लिए जो है इन पे प्रतिबंध लगाया गया है। अब वो देखिए, कांग्रेस ने आइडेंटिफाई कर दिया है, ये कह दिया है कि आप इन 14 लोगों को मत देखिए। अप्रत्यक्ष रूप से यही संदेश है कांग्रेस का ऐसा कोई संदेश नहीं है कि हम नहीं जाएंगे, हम अपना पक्ष नहीं रखेंगे। कांग्रेस तो कहीं ना कहीं अपना पक्ष रख लेगी, उसके अलावा दूसरे चैनलों पे भी जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने उन 14 एंकरों को समाज के बीच में सीधे सीधे एक तरह से कहा जाए तो उनको बेपर्दा कर दिया है और जनता को कह दिया है कि आप इन लोगों को पहचान लीजिए, ये लोग जो है आपके खिलाफ हैं। तो इस तरीके के भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट सिस्टम जो है कमजोर हो रहा है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक पूरा का पूरा विकल्प खड़ा हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है भोपाल में जो पहली जो संयुक्त रैली होने जा रही है इंडिया की, वो देखिए इसके बिल्कुल कंट्रास्ट में रहेगी। ये रैलियां जितनी खाली हैं, इंडिया की रैली उतनी ही भरपूर भीड़ भाड़ में रहेगी जो हम आपातकाल के दौरान देखा करते थे। आपातकाल के तुरंत बाद जो चुनाव हुआ था उसमें यही हुआ था, उसमें संसाधन नहीं थे जनता पार्टी के पास, लेकिन किस कदर भीड़ हुआ करती थी। मतलब मैं तो उसका प्रत्यक्ष गवाह हूं कि विजय लक्ष्मी पंडित जैसे ने जिस समय सप्रे स्कूल में रायपुर में सभा की थी, ऐसी अद्भुत भीड़ कि उसकी भीड़ जो है वो मीलों दूर तक फैली थी और बाकायदे उनके पास कोई संसाधन नहीं थे। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि जो सपोर्ट सिस्टम जो खत्म हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का, ये उसके खिलाफ जाएगा। और दूसरी तरफ मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक भी जो है वो मोदी पर से अपना हाथ खींच सकता है, ऐसा मुझे अंदाज। राजीव जी जी बिल्कुल, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये अंदाजा और आगे होने क्या जा रहा है इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। क्या सचमुच इंडिया गठबंधन जो है वो इतनी मजबूती के साथ चुनौती पेश कर रहा है कि यहाँ मोदी जी, अमित शाह और तमाम उनके नेतागण, उनके साथी जो हैं वो परेशान हैं, हैरान हैं। जरा समझूं इसको और आगे बढ़ाते हैं। सुनील शुक्ला जी, क्या ऐसा है कि इंडिया अलायंस इस वक्त मजबूती के साथ खड़ा दिखाई देता है, और खासकर उसमें अगर 14 पत्रकारों की लिस्ट जारी करते हैं और एक हमलावर स्थिति में यहाँ पर पत्रकार ही नहीं जिनके नाम आए हैं वही नहीं, बल्कि बीजेपी के लोग भी दिखाई देते हैं, तो बीजेपी से भी पूछा जा रहा है कि आप भी 2014 के बाद एनडीटीवी का बहिष्कार आपने क्यों किया था। आप न सिर्फ रवीश कुमार के प्रोग्राम में बल्कि तमाम एनडीटीवी के किसी भी एंकर के प्रोग्राम में आपके नेता क्यों नहीं जाते थे, आपके प्रवक्ता क्यों नहीं जाते थे, और ये लगातार होता रहा। ये सवाल पूछा जा रहा है। ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि जब से संदीप चौधरी गए हैं एबीपी न्यूज, उसके बाद संदीप चौधरी के कार्यक्रम में पिछले 1 महीने से कोई नहीं गया, कोई बीजेपी का प्रवक्ता क्यों नहीं गया। तो एक तरफ घोषित तौर पे अगर 14 लोगों का नाम है और कह रहे हैं आपकी यहां इमरजेंसी लगा दी गई है, तो अघोषित तौर से आपने क्या किया है और पिछले 9-10 सालों से 9-9.5 साल से आपने क्या किया, इन तमाम पहलुओं को अगर सामने रखा जाए तो फिर क्या ये जो लिखा हुआ है सही है? सुनील जी, सवाल बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे कह सकती है कि पत्रकारिता पे हमला है, अभिव्यक्ति की आजादी पे हमला है। 2014 में सत्ता में आने के बाद इस लिस्ट में आपने जो भी लिस्ट दिखाई, इसमें कहीं नहीं कहा गया है कि इनका हम बहिष्कार करेंगे या बायकॉट करेंगे, हम इनके कार्यक्रमों में अपने प्रतिनिधि नहीं भेजेंगे, ये सदुपयोग किया गया है। जबकि 2014 में अमित मालवीय ने जो रवीश कुमार के बारे में लिखा था उसको उन्होंने साफ साफ लिखा था कि हम बायकॉट करेंगे, बहिष्कार करेंगे इनका जी। और बाकायदे एनडीटीवी कार्यक्रम में इनके लोग नहीं जाते थे। संदीप चौधरी कार्यक्रम में जो उनका जो पुराना चैनल था उसमें लोग नहीं जाते थे। जो लोग आज झंडा बरदार हो रहे हैं प्रेस की आजादी पे हमले के, आज वो सवाल क्यों नहीं उठा रहे हैं कि पिछले 10 सालों से मोदी जी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की। आज वो सवाल क्यों नहीं उठा रहे हैं लोग कि पिछले 10 सालों से प्रधानमंत्री जी अपनी विदेश यात्राओं में यहाँ की मीडिया को ले जाना क्यों बंद कर दिया, वो मीडिया के सवालों का जवाब क्यों नहीं देते हैं। वो सवाल क्यों नहीं उठाते हैं कि जो हमेशा से अखबार वालों की पत्र प्रतिनिधियों से बात करने की परंपरा रही है, उस परंपरा का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं। किस लोकतांत्रिक मर्यादा का पालन कर रहे हैं आप। लोकसभा में कार्रवाई के दौरान सप्ताह का एक दिन प्रधानमंत्री के लिए निर्धारित होता था। प्रधानमंत्री से सवाल पूछे जाते थे और उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि जवाब देते थे। क्या इस परंपरा का निर्वहन हो रहा है?
कर्नाटक चुनाव का मेरे स्मृतियों में उस तरह घटना याद नहीं है राजीव जी। कर्नाटक के चुनाव में अमित मालवीय और राजीव सरदेसाई का जो इंटरव्यू था, पढ़ लीजिए, सुन लीजिए आप उसको। जिस शब्दों का प्रयोग किया है अमित मालवीय ने और जो बातें कही हैं राजीव सरदेसाई के लिए, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि कोई सत्ता में क्या रहने वाला व्यक्ति किसी पत्रकार के साथ इस तरह से बात कर सकता है। क्या नहीं कहा है। और आप कहते हैं क्या ये पत्रकारिता पे और लोकतंत्र पे हमला है? आप सवाल उठाएंगे इसको? लोकतंत्र, पत्रकारिता पे हमला और पत्रकारों का उत्पीड़न, अभिव्यक्ति की आजादी पे हमला, ये विपक्ष करता है कि सरकार करती है? सरकार के पास इतनी ताकत, विपक्ष के पास इतनी ताकत कहां से हो गई? जी, पक्ष के लोग जो बात उठा रहे हैं, और अगर आप लोकतांत्रिक नहीं हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों में आपकी आस्था नहीं है, अपनी आत्म प्रशंसा से आप मुग्ध हैं, जो लोगों के जनजीवन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उनसे आपको कुछ लेना लादना नहीं है, तो कौन आपके साथ जुड़ेगा? लोग आपके साथ एक नए भारत के निर्माण के लिए जुड़े थे, किसी धर्म की रक्षा के लिए नहीं जुड़े थे, किसी धार्मिक विषयों पर आपको भाषण में शामिल करने के लिए नहीं जुड़े थे। लोगों को यह उम्मीद थी कि आप देश की तकदीर बदलेंगे, देश की तस्वीर बदलेंगे। आपने कुछ नहीं किया। न आज आपके पास रोजगार का मुद्दा है, ना आपके पास महंगाई का मुद्दा है, ना तो आपके पास अर्थव्यवस्था का मुद्दा है। सत्ता में रहने के बाद क्या विपक्ष की आलोचना करके आप उम्मीद करते हैं कि लोग आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे? और अगर आप यही परंपरा चालू रखेंगे जो 2014 से चालू रखे हुए हैं, तो क्यों आपके साथ आपके अच्छे दिन क्यों बने रहेंगे? लोगों के अच्छे दिन का वादा करके आप सत्ता में आए और उन अच्छे दिनों की चर्चा करने के लिए आप तैयार नहीं है। जितनी मान्य परंपराएं हैं, किसी मान्य परंपरा के पालन करने के लिए आप तैयार नहीं। आप बताइए कि देश के किस अतीत में इसी सरकार को छोड़ करके विशेष सत्र बुला करके कानून कब बनाए गए हैं? कभी भी विशेष सत्र बना करके एक जस्ट का माहौल होता है। हम एक अवसर को सेलिब्रेट करते हैं, जनता के साथ एक तादाद स्थापित करते हैं, लोगों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि इस देश की उपलब्धियां रही हैं। आज इस मौके के ऊपर पूरा देश उसमें शामिल हो रहा है। विधायी कार्य आपने इस देश के इतिहास में पहली बार आपने किया कि जीएसटी का कानून बनाया विशेष सत्र बुला करके, कोई आवश्यकता उसकी नहीं थी। आज जिन 4 कानूनों की आप बात कर रहे हैं, आप शीतकालीन अधिवेशन में कर लेते, आप आने वाले बजट सेशन में आप कर लेते। ये कौन से ऐसे कानून हैं जिनके बिना कोई काम रुका पड़ रहा है? और क्या एक नया कानून जो आप निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर के आप ला रहे हैं, क्या किसी टीम के कप्तान को रेफरी तय करने का अधिकार होता है क्या? और अपने अनुकूल रेफरी का मांग करने वाला कप्तान वह तटस्थ और ईमानदार खिलाड़ी के रूप में उसकी पहचान बनाई जाएगी? आप ये किसी भी लोकतांत्रिक देश में होता है क्या कभी? और उसके बाद यही नहीं कर रहे हैं आप। अभी तक निर्वाचन आयुक्तों का जो दर्जा था वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर का होता था। आज आप उनको ब्यूरोक्रेट्स के बराबर आगे खड़े कर दिए। यानी कि पहले आप उनको जो कार्रवाई प्रशासनिक अधिकारियों के साथ आप कर सकते थे, वो आप निर्वाचन अधिकारियों के साथ करने लगे। उनके भत्तों और अन्य चीजों में आप कटौती कर लेंगे। क्या कर रहे हैं आप? और उसके बाद आप कहेंगे कि लोकतंत्र पे हमला विपक्ष कर रहा है। विपक्ष के द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब आप नहीं देंगे और विपक्ष के ऊपर आप हमला करेंगे। असहमति और आलोचना को स्वीकार न करने वाला व्यक्ति वो अपने आप को लोकतांत्रिक होने का दावा भी कर सकता है और उम्मीद करेगा कि जनता भी आपके साथ जुड़े रहे। राजीव जी, आप याद कीजिए 1975 में कोई स्थिति इस देश से खराब नहीं थी। खराब क्या थी कि हमारी आजादी छीन ली गई थी, हमारे अधिकार छीन लिए गए थे और इसके लिए जनता तैयार नहीं थी। आज आप उसी दौर से गुजर रहे हैं। ये किसी भी सत्ता के साथ, किसी भी सत्ता के लिए ये तरीका ठीक नहीं होता कि वह जनता की समस्याओं का, जनता के मुद्दों के प्रति एक असंवेदनशील रवैया अख्तियार करे। और अगर आपका यह दृष्टिकोण रहेगा तो जो आपके साथ कर्नाटक में हुआ वह लगातार होता चला जाएगा। कर्नाटक के बाद अभी जो 6 राज्यों के 7 विधानसभा के चुनाव हैं, वह भी एक संकेत है कि देश का राजनीतिक तस्वीर किस तरह से बदल रही है। बिल्कुल, लोग किस तरह से सत्तारूढ़ दल के साथ उनकी नाराजगी बढ़ती चली जा रही है और निराश होते चले जा रहे हैं। अगर बड़ी संख्या में लोग रोजगार की संभावनाओं को छोड़ करके, रोजगार की संभावनाओं के समाप्ति के निर्णय के साथ अपने गांव लौट जाएं, ये क्या कोई अच्छा संदेश है क्या? किस बात के लिए लोग आपके साथ रहेंगे? न तो आपका मानव विकास सूचकांक में आप बेहतर हैं,
न आर्थिक विकास आगे बेहतर हो पा रही है, न महंगाई नियंत्रित करने में आप सक्षम है, न बेरोजगारी दूर करने में आपकी स्थिति बेहतर है। प्रेस स्वतंत्रता का जो इंडेक्स है पूरी दुनिया में आप लगातार नीचे चलते चले जा रहे हैं। मानवाधिकार के साथ आपका कोई तालमेल ही नहीं है, आप उसके प्रति प्रतिबद्ध ही नहीं दिखाई पड़ते। आपकी प्रतिबद्धता व्यक्तियों की आजादी के बारे में कैसी है, या इस बात से इसका अनुमान लगाया जा सकता है जो आईपीसी सीआरपीसी में संशोधन है। जिस आईपीसी सीआरपीसी में पुलिस रखने का अधिकार था, आज उसको आप 60 और 90 दिन करने जा रहे हैं। 15 दिन की सीमा निर्धारित की थी ब्रिटिश औपनिवेशिक ताकतों ने। अब आजाद हिंदुस्तान के 75 साल के बाद आपको लगता है कि लोगों को इतने लंबे समय तक हिरासत में रखा जाना चाहिए बिना किसी वैधानिक कार्रवाई के? तो किस बिना पर लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे? और जो उनकी प्रतिबद्धता थी वो क्यों बनी रहेगी? और अगर ये निराशा ये हम जब बात आप कर रहे हैं कि लोग निराश होते जा रहे हैं, ये कोई कल्पना की बात नहीं है, ये लगातार घटनाक्रम जो है वो बता रहा है आपको। कर्नाटक का चुनाव का परिणाम सत्तारूढ़ दल से लोगों के निराशा का संकेत था। आज जो 6 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए हैं वह सत्ता से निराशा का परिणाम था। क्यों लोगों ने साफ साफ संकेत दिए? इस स्थिति अगर आप तथ्य है कि आप बड़ी बड़ी बातें कर ली, जो सरकार जनता से जुड़े हुए मसलों को छोड़ करके विषयांतर होकर के बात करना शुरू कर दे। G20 की सफलतापूर्वक आयोजन कोई देश में पहली बार हुआ है? इससे पहले बड़े बड़े आयोजन हो चुके हैं। 1983 में जब हमारे पास इतने संसाधन नहीं थे, देश आर्थिक रूप से इतना संपन्न नहीं था, उस समय भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो सम्मेलन हुआ था आप याद कीजिए, और एक से एक बड़े नेता आए थे। 4000 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद ऐतिहासिक रूप से इतना रुपया G20 के आयोजन पर किसी देश ने नहीं किया है। उसके बाद आप कहते हैं कि मैंने बड़े उपलब्धि मैंने हासिल कर ली, और आप ये दावा करते हैं कि देश की परंपराओं, संस्कृतियों, राजनीतिक मान्यताओं से दुनिया के लोग परिचित होकर चले गए। आपने विपक्ष को शामिल नहीं किया, अपनी सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों को आपने आगे नहीं आने दिए, विपक्ष के लोगों को आपने कहीं शामिल उसमें उनकी शिरकत नहीं की, लोगों के घर उजाड़ दिए, 3 दिन तक राजधानी दिल्ली को बंद रखा। वो यही देश की परंपरा है। किस परंपरा की बात करते हैं? तो आप श्लाघा से आप जन समर्थन नहीं हासिल कर सकते। लोगों के जीवन से जुड़े हुए मुद्दे अगर आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है तो सत्तारूढ़ दल लोगों के लिए महत्वहीन हो जाता है। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। बहुत सारी बातें दोस्तों हम कर रहे हैं यहाँ पे, और समझने की कोशिश ये हो रही है कि क्या जो कुछ चल रहा है सत्तारूढ़ दल की तरफ से वो सही है, और दूसरी बात कि क्या अपने ही बनाए हुए दलदल में ये दल जो है वो फंस गया है। दल संजय जी, क्या आपको लगता है? वाकई बहुत सारे मुद्दे हैं, और मेरी चिंता नरेंद्र मोदी नहीं, संघ परिवार है। मैं देखता हूं कि देश में 2 दल होने चाहिए, तभी लोकतंत्र ठीक से चलेगा। और जनता का क्या है, पिछला इतिहास गवाह है कि 5, 7, 10 साल में आप कैसा भी शासन दीजिए, लोग नाराज हो जाते हैं और सरकार बदल ही जाती है। शीला दीक्षित की सरकार खराब नहीं थी, लेकिन आम आदमी पार्टी जीत गई, और आम आदमी पार्टी 2 बार जीत गई है, अगली बार जीतेगी कोई बहुत जरूरी नहीं है। तो जनता भी चाहती है कि बदलता रहे, और बदलना भी चाहिए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लोकतंत्र यही है। तो इसमें काम असल में मुख्य प्रधानमंत्री का नहीं, संघ परिवार का था, और संघ परिवार को यह सब देखना था कि ये सिस्टम चले और आगे भी सरकार चलती रहे। पर नरेंद्र मोदी तो आज हैं, कल नहीं रहेंगे, लेकिन संघ परिवार रहेगा, भारत रहेगा, कांग्रेस रहेगी। कांग्रेस इतने साल से चली आ रही है, तो भारत भी रहेगा, देश भी रहेगा, और आगे भी व्यवस्था होनी है। तो काम उस हिसाब से होना चाहिए था, और संघ परिवार को अगर मौका मिला था, जिसके लिए वो 50-70 साल से प्रयासरत थे, और काफी परिश्रम किया है लोगों ने, इसमें भी कोई दोहरा नहीं है। सही गलत वो अपनी जगह है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि उन लोगों ने क्या क्या और कैसे कैसे परिश्रम किया है, वो सबको पता है। तो इसके बाद अगर सत्ता मिली थी तो नरेंद्र मोदी को एक छत्र राज करने का मौका देना एक जरूरत हो सकती थी। और अगर आप किसी को फ्री हैंड नहीं देंगे तो वो अपना बेस्ट नहीं दे सकता है, ये माना जा सकता है। लेकिन इसके लिए 5 साल पर्याप्त थे, और अगर आपको लगता है कि दूसरा कार्यकाल भी उन्हीं के कारण मिला तो भी ठीक था कि आपने उनको दूसरी बार भी प्रधानमंत्री बना दिया। लेकिन बीजेपी में जो लोग और इतने साल से लगे हुए हैं, हजारों लाखों लोग, छोटे बड़े कार्यकर्ता सब लोग,
वो क्यों नहीं चाहेंगे कि उनको भी प्रधानमंत्री बनने दिया जाए, या वो अपने स्टाइल में चलाकर दिखाएं? दोनों बातें हैं, और क्यों नहीं उनको भी आजमाया जाना चाहिए। इस लिहाज से प्राइम मिनिस्टर लगातार एक ही आदमी को बनाना मुझे किसी तरह से ठीक नहीं लगता है। और ये जब आरोप था कि कांग्रेस वंशवादी है और सिर्फ परिवार के लोग बनते हैं, तो बीजेपी में नरेंद्र मोदी को दोबारा बनाया जाना और तमाम मौके के बाद बदला नहीं जाना, ये नरेंद्र मोदी की गलती नहीं है, ये संघ परिवार की गलती है। तो इसका खामियाजा संघ परिवार को भुगतना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी को नहीं। नरेंद्र मोदी तो ठीक है, 70-72 साल के हो जा रहे, कितने दिन प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, वो तो अपनी जगह है, मैं उसके लिए चिंतित नहीं हूं। मैं ये देख रहा हूं कि अगर बीजेपी में कोशिश हो रही है कि कोई और प्राइम मिनिस्टर बने, या आरएसएस परिवार नहीं चाहता है कि कोई और प्रधानमंत्री बने, तो उसका क्या मतलब है और वो क्यों नहीं हो रहा है? ये तो बहुत सामान्य स्वाभाविक प्रक्रिया है, स्वाभाविक इच्छा है कि और भी कोई प्रधानमंत्री बनना चाहे। और अगर कोई वाकई विकल्प नहीं है, या वाकई नरेंद्र मोदी का विकल्प नहीं है, तो ये शर्मनाक है कि 140 करोड़ की आबादी में 50% का अगर ये लोग क्लेम करते हैं, या सिर्फ हिंदुओं का क्लेम करते हैं, जैसे भी करें, तो नरेंद्र मोदी का विकल्प नहीं है। ये शर्मनाक है। और शर्मनाक ये भी है कि आपको इतनी बड़ी आबादी में गृह मंत्री बनाने के लिए पूर्व तरीबान मिला था। तो अगर दोनों चीजों को आप मिलाकर देखें, तो नरेंद्र मोदी को सत्ता में बने रहने देने का कोई कारण नहीं है, कम से कम अब। उसके बावजूद अगर उनको रहने दिया जा रहा है तो वो अति है। उसके बाद प्रधानमंत्री कर क्या रहे हैं? उन्होंने सनातन का मुद्दा उठा लिया है। सनातन प्रधानमंत्री का काम नहीं है। प्रधानमंत्री का काम था प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, लोगों को जानकारी देना, सरकार कैसे चल रही है, सवालों के जवाब देना, वगैरह वगैरह। हम लोग अभी बायकॉट की बात कर रहे थे। बायकॉट तो प्रधानमंत्री ने कर रखा है 10 साल से पूरी दुनिया की प्रेस का। प्रधानमंत्री ने किसी एक चैनल, किसी एक रिपोर्टर, किसी एक उसका बायकॉट नहीं किया है। प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया की प्रेस का बायकॉट कर रखा है, और जिसको इंटरव्यू दिया है वो फिल्म स्टार है, वो विज्ञापन का आदमी है, वगैरह वगैरह। पत्रकार तो उसमें 2 ही 3 है, और वो इन्हीं के बनाए हुए पत्रकार हैं, या यही उसको पत्रकार बनाना चाहते हैं। प्रोफेशनल पत्रकार को तो उन्होंने अभी तक किसी को इंटरव्यू दिया ही नहीं है। तो बायकॉट तो प्रधानमंत्री ने कर रखा है, और उसका विवरण करण थापर की किताब में है। करण थापर की किताब है ये, डेविल्स एडवोकेट। इसमें उन्होंने लिखा है कि लास्ट इंटरव्यू जो हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री पानी मांगकर उठ गए थे, उसके बाद उनका बायकॉट कैसे किया गया। और उसमें उन्होंने जो सबसे खास बात लिखी, या जो मुझे सबसे खास बात लगी, वो ये है कि जब वो प्रधानमंत्री उठ गए इंटरव्यू से, तो उसके बाद इतने सामान्य ढंग से बात की कि इनको एहसास ही नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री नाराज हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि हम फिर मिलेंगे। ये सब किताब में लिखा हुआ है। प्रधानमंत्री ने तत्कालीन मुख्यमंत्री, हाँ, जब वो इंटरव्यू से उठ गए और इनको लगा कि नाराज हो गए, तो उन्होंने इनको ये भरोसा दिलाने के लिए कि ऐसा कुछ नहीं है, पूरा नाटक किया। मैं कहता हूं संक्षेप में, एक शब्द में नाटक ही वो ठीक रहेगा, कि उन्होंने नाटक किया कि इनको डाउट नहीं हो। और उसके कई साल बाद जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए और इनको अवॉइड करने लगे, इनको इंटरव्यू नहीं दिया, तो इन्होंने, करण थापर तो सबको जानते ही थे, पुराने संबंध थे, तो इन्होंने एक एक करके लोगों से बात की, तो पता चला कि सबको मना किया गया था कि करण थापर को इंटरव्यू ना दे। और किसी ने धीरे धीरे, सब लोगों ने इंटरव्यू देना बंद कर दिया, किसी ने टाइम देकर के मना कर दिया कि नहीं, आज हम नहीं रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। सबका विवरण बहुत बढ़िया से है, पढ़ने के लिए बहुत दिलचस्प है। लेकिन संक्षेप में यही है कि बायकॉट तो प्रधानमंत्री कर रहे हैं बाकायदा, और ये एहसास करवा के कर रहे हैं कि नहीं, मेरी कोई शिकायत नहीं है, मेरी कोई नाराजगी नहीं है जी। तो उसमें अगर इंडिया गठबंधन ने अभी बायकॉट किया है तो क्या किया है, वो तो कुछ नहीं है। और जहां तक ये सनातन वाला मामला है, वो तो तमिल में एक नेता के बेटे ने एक सभागार में कुछ भाषण दिया, उसने ये थोड़ी किया कि सनातन को खत्म कर दो, वो थोड़ी अभियान चला रहा है, वो थोड़ी लोगों को अपील कर रहा है कि जाओ, वो तो कुछ नहीं कर रहा। उसने एक दिन भाषण दिया कि एक विषय पे उसको अपनी राय देनी थी, उसने राय दी। अब आपने उसको लपक लिया और सनातन खतरे में है, इंडिया गठबंधन सनातन को खत्म करने में लगा हुआ है। ये फालतू की बातें हैं जो आपका काम नहीं है। आपको वेतन मिलता है, भत्ते मिलते हैं, पेंशन मिलेगी, आप बताइए ना कि देश में क्या हो रहा है, वो नहीं बताएंगे और सनातन की चिंता किए बैठे। उनको सनातन की चिंता करने के लिए प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया था, उनको प्रधानमंत्री बनाया गया था देश चलाने के लिए। वो सनातन की चिंता करने लगे, अपना काम खुद खोल लिया। ऐसे थोड़ी होता है।
तो इसलिए संकट बहुत बड़ा है, संकट बहुत बड़ा है। और ये देखना पड़ेगा कि वो संघ परिवार करवा रहा है कि प्रधानमंत्री अपने स्तर पे कर रहे हैं। मुझे लगता है कि संघ परिवार करवा रहा है, और उसका क्या कारण है वो पता नहीं। हो सकता है कि बाद में जब सब चौपट हो जाए तो संघ परिवार ये कहे कि वो सब नरेंद्र मोदी ने किया था, हम फिर से लड़ रहे हैं और अब ये नया उम्मीदवार है। तो हो सकता है कि इसलिए भी संघ परिवार कुछ नहीं कर रहा, तो उस पर अटकल ही लगाई जा सकती है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। हालत वाकई बहुत बुरी है, और ऐसी उम्मीद नहीं थी कि एक इतनी पुरानी पार्टी या एक इतना पुराना परिवार ऐसा करेगा या इस हालत में आके फंस जाएगा। इसको फंसना भी कह सकते हैं। बड़ी बात आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने, या खासकर मोदी जी ने, न सिर्फ हिंदुस्तान के पत्रकारों का बायकॉट किया है बल्कि पूरी दुनिया के पत्रकारों का बायकॉट किया है। ये बिल्कुल, इस पर कभी गंभीरता से मैंने भी नहीं सोचा था। और ये बात सही है कि जब हमारे देश में अभी G20 में आए थे, तमाम राष्ट्राध्यक्ष आए, प्रधानमंत्री आए, और वहाँ मीडिया से कोई इंटरेक्शन नहीं। और ख़ासकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन तो चाहते थे कि मीडिया से बात हो, लेकिन उनको भी यहाँ बात करने का मौका नहीं दिया गया, और वो वियतनाम जाकर के अपनी बात, हनोई में अपनी बात कर रहे हैं। तो ये समझ लीजिए कि छोटी मोटी बात नहीं है। और उन्होंने वहाँ पर कहा जाए तो अगर यहाँ बात करते तो शायद अच्छी बातें होती, लेकिन अच्छी बातें नहीं हुई हिंदुस्तान के हिसाब से। और हिंदुस्तान में मानवाधिकार, हिंदुस्तान में प्रेस की स्वतंत्रता, इन तमाम मसलों पे वहाँ पर जो बाइडेन ने जो बातें रखी हैं वो कहीं ना कहीं आँख खोलने वाली हैं। इसलिए भी ये ज़रूरत है सोचने की। तो कई सारे मुद्दे हैं अमलेंदु जी, जिन मुद्दों पर, उन मुद्दों के आधार पर ये दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं, आप चाहे वहाँ RSS का नाम लीजिए, बीजेपी का नाम लीजिए, लेकिन तरफ आज की तारीख में पिछले 10 साल से एक ही चेहरा दिखाई देता है, नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी के इर्द गिर्द ही आज भी, क्योंकि सत्तारूढ़ दल के प्रमुख हैं, JP नड्डा पीछे चलते हैं, उनके पार्टी के अध्यक्ष, और वो आगे चलते हैं, दोनों हाथ फैला करके उस वक्त फूलों की बारिश करवाते हैं जिस वक्त 4 जवान शहीद हो जाते हैं। और ऐसे में देश की जनता तो बहुत सारे सवाल करेगी। अमलेंदु जी, क्या बुरे दिन शुरू हो गए? जी राजीव जी, बिल्कुल बुरे दिन शुरू हो गए। और देखिए, सबसे ज्यादा बुरे दिन तो मुझे लगता है JP नड्डा जी के चल रहे हैं। यानी प्रधानमंत्री के साथ चलने का भी उनको सौभाग्य प्राप्त नहीं है कि धोखे से भी जो है फूल की एक आध पंखुड़ी जो उनके ऊपर भी गिर जाए। यानी फूलों की पंखुड़ियां भी गिरे तो वो सब प्रधानमंत्री के ऊपर ही गिरनी चाहिए। एक आध भी जो है भूले धोखे से भी जो है वो JP नड्डा साहब के ऊपर ना गिर जाए। यानी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी है कि नड्डा साहब है? पहले तो ये तय हो जाए कि अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का है कौन। जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जो है स्वागत हो रहा है, तो अध्यक्ष का होना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या है भारतीय जनता पार्टी में? भारतीय जनता पार्टी पता है, इसको स्पष्ट करे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी में इस पद पे है, राष्ट्रीय महासचिव है, प्रांतीय महासचिव है, क्या है, जिला अध्यक्ष है, प्रधानमंत्री क्या है, मतलब भारतीय जनता पार्टी के बताएं प्रधानमंत्री क्या है, उसकी कार्यकारिणी के सम्मानित सदस्य क्या है, विशेष आमंत्रित सदस्य क्या है। प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि भाई आप नड्डा साहब का जो है स्वागत ना करके जो प्रधानमंत्री का भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में स्वागत हो रहा है, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की अपनी अंदरूनी कमियां जो उनको सब जाहिर करता लगता है राजीव जी कि भारतीय जनता पार्टी ने जैसे अपना राजा चुन लिया है एकदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। राष्ट्रतंत्र भारतीय जनता पार्टी में आ गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सब कुछ है, बाकी सब जो है वो कुछ है ही नहीं, उसमें मतलब लोकतंत्र है ही नहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, ऐसा प्रतीत होता है। अगर ऐसा है तो भारतीय जनता पार्टी को घोषित करना चाहिए कि उसके राजा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, बाकी सब वहाँ कार्यवाहक है, सब काम चलाऊ है, सब कुछ प्रधानमंत्री करते हैं, एक अकेले सब पर भारी है वैसे भी। तो ये अगर एक अकेले सब पर भारी है भारतीय जनता पार्टी की, अगर मतलब स्वीकार कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी इसको, तो सबके सामने कहने में दिक्कत क्या है? मुझे लगता है ये कोई परेशानी नहीं है, इसको स्वीकार करना चाहिए। आप देखिए राजीव जी की 2 वीडियो आप चला के देख लीजिए एक साथ, और स्पष्ट हो जाएगा कि क्या अंतर है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जब चढ़ते हैं मंच पर तो राहुल गांधी किस तरीके से उनके पीछे चलते हैं और जब उनकी बोतल खोल करके देते हैं। यहां आप देखिए पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा साहब है, वो नरेंद्र मोदी के पीछे चलते हैं। तो ये अंतर जो मुझे लगता है कि साफ तौर पर दिखित करता है और लोगों को समझना भी होगा। मुझे लगता है लोग समझ में इस चीज को। तो कुल मिला के जो परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी के अंदर बन रही, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर सब चीजें जो है वो टीटा
फिर कहूंगा कि नहीं है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरीके से देखा जाए तो पूरी पार्टी को हाईजैक कर चुके हैं वहां जो है। तो इसलिए मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लोग भी सोचते हैं कि भाई सरकार बन जाएगी तो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनना है, और नहीं बननी है तो हमें कौन सा क्या बनना है, तो बने या ना बने हमको क्या लेने देना। तो वहां मुझे लगता है ये चीज तय हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। सेकंड लाइन की लीडरशिप अगर कोई बची है तो वो तय कर चुकी है कि बने ना बने हमें कोई लेना देना नहीं है, बनेगी तो इनकी बननी है, नहीं बननी है तो इनकी जानी है। मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ही नहीं तो चली कहां से जाएगी। नरेंद्र मोदी की सरकार है, मोदी सरकार है, तो बनी थी मोदी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार चली आई। भारतीय जनता पार्टी को उसमें कहां से नुकसान हो जाएगा, मोदी जी की सरकार चली जाती है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है ये चीजें तैर रही हैं और धीरे धीरे नीचे तक भी काफी आती जाएंगी, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर भी इसका जो निश्चित राजीव, ये चीजें सिर्फ ऊपर ही नहीं हो रही है, नीचे भी हो रही है। यानी अब अभी जो पहली लिस्ट जारी हुई भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में, तो एक IAS की पत्नी जो है, जो 6 महीने पहले आई है भारतीय जनता पार्टी उसने ज्वाइन की है, उसको टिकट दे दिया गया। उड़ीसा का जो चुनाव हुआ राजीव जी विधानसभा का, वहां एक IAS जो थी वो छोड़ के आई, IAS की पत्नी जो है उसके बाकायदा बड़े बड़े पोस्टर जो थे वहां लगे पूरे उड़ीसा में, और एक तरीके से ये संदेश देने की जैसे मुख्यमंत्री। तो यानी भारतीय जनता पार्टी के अंदर कार्यकर्ता जो है वो रगड़ता रहे, घिसकता रहे, और किसी IAS की बीवी आएगी या कोई IAS रिटायर होकर के आएगा, अब वो आकर के मंत्री भी बन जाएगा, मुख्यमंत्री भी बन जाएगा और विधायक भी बन जाएगा। तो कार्यकर्ता क्या करेगा, क्या केवल चप्पलें घिसेगा, गुरु दक्षिणा खाएगा जाकर के, दशहरे पर जाकर के खिचड़ी खाता रहेगा, क्या इसी के लिए बताइए कार्यकर्ता। तो ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर नीचे तक जो ये चीजें सब आने वाली हैं, और मुझे लगता है कि RSS इन समस्याओं को अच्छे तरीके से समझ रहा है कि उसके सामने RSS के सामने परेशानियां बढ़ रही हैं। इसलिए आप देखिए RSS के बड़े लोगों के मोदी जी को लेकर के कुछ बयान नहीं आ रहे हैं, और अगर अखबार लिखता भी है कुछ तो यही लिखता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहारे जो है और हिंदुत्व की पॉलिटिक्स के सहारे अब सरकार नहीं बन सकती भारतीय जनता पार्टी की। तो इससे ज्यादा RSS क्या करे। जी राजीव जी, बिल्कुल, बहुत सारी बातें आप कह रहे हैं। RSS बनाम बीजेपी बनाम नरेंद्र मोदी, और बहुत कुछ कार्यकर्ता और कार्यकर्ताओं, खैर ये उनका मामला है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। देश की सत्ता जो है उनके हवाले है, बीजेपी के हवाले है, और कर्ता धर्ता मुख्य जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। खाली कुर्सियां हम तो दिखा रहे थे अभी, लेकिन इन कुर्सियों का रिफ्लेक्शन क्या है, सरकार किसकी बनने वाली है, खासकर इन 4 राज्यों में। आप जानते हैं कि 5 राज्यों में चुनाव हैं, जिसमें एक बार फिर से आप सब रट चुके हैं, लेकिन फिर भी याद दिला देना चाहता हूं कि राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, तेलंगाना है और मिजोरम है। इन 5 राज्यों में जल्दी से जल्दी चुनाव की घोषणा हो जाएगी अगले 20 दिनों में। लेकिन इन आज की तारीख में अगर यहां चुनाव हो गए तो किसकी सरकार बनेगी? इनमें से 2 राज्यों के बात कल हम बताएंगे कि आज अगर चुनाव हो गए, ओपिनियन पोल जो है वो कल हम लेकर आएंगे। 2 राज्य कल और 2 राज्य परसों। कौन से 2 राज्य होंगे ये अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना जरूर है कि 2 राज्यों के ओपिनियन पोल कल हम आपके सामने रखेंगे शाम 7 बजे इसी न्यूज पॉइंट में, और परसों रविवार को 2 राज्यों के ओपिनियन पोल आपके सामने हम रखेंगे कि और इन 4 राज्यों में यानी छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना आज की तारीख में अगर चुनाव होते हैं तो किसकी सरकार बनने जा रही है। आप देखिए मजेदार तथ्य यहां पे, स्वामी जी आपसे क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा इसके साथ साथ। मजेदार तथ्य यह है कि छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में इस वक्त कांग्रेस की सरकार है, और मध्य प्रदेश में छीनी हुई बीजेपी की सरकार है, और तेलंगाना में पिछले 10 साल से राज कर रहे हैं अब BRS हो गया है, KCR के चंद्रशेखर राव, उनकी सरकार है। चुनौती पेश कर रही है कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी, और बहुत मजबूती के साथ चुनौती पेश कर रही है। और कल से 3 दिनों का CWC की मीटिंग वहां होने जा रही है, कांग्रेस की, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक कल है। कल से शुरुआत है तेलंगाना में, और इसके बाद एक बड़ी सी जनसभा होगी। उस जनसभा के लिए जगह जो कहां कौन से मैदान में होना है, इसके लिए लड़ाई अलग चल रही है, और इन सब विषयों पे बातचीत पहले हो चुकी है, हम लोग भी करते रहे हैं। तो बहुत कुछ है आने वाले समय में। और तीसरा दिन जो होगा CWC की बैठक जो होगी, उसी तीसरे दिन उधर बैठक का समापन, और इधर लोकसभा में और राज्यसभा में सांसद जो हैं उनकी उपस्थिति भी अनिवार्य है, क्योंकि उसी दिन से विशेष सत्र शुरू हो रहा है संसद का।
क्लोजिंग कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुनील शुक्ला जी, बहुत धन्यवाद संजय कुमार सिंह साहब, बहुत धन्यवाद डॉक्टर दीपक पासपोर्ट जी और अमलेंदु उपाध्याय जी। आप सबको बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।